तो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करना है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को जैसे सीखना होता है कि बाइंग सेलिंग स्टॉप लॉस रिगार्डिंग कुछ मैटर है जो काफी टेक्निकल मैटर है। तो पहले टेक्निकल मैटर जो है, जो स्टॉक मार्केट में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आप जो भी बनना चाहो अपने लाइफ में, इन्वेस्टर बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन सबको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना ही है। और आज के डेट में मैक्सिमम मतलब जो न्यू जनरेशन है, ये अपना काम खुद ही करना पसंद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी के बिहाफ में, मतलब किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देके अपना स्टॉक जो अकाउंट है उसको हैंडल कराना, ये आजकल लोग पसंद नहीं कर रहा है। आप लोगों को पता होगा, मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि अनुराग ट्रेडिंग कंपनी बोल के एक कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बोल के, मुंबई में एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। आपके पास खबर है? सबके पास? आई जस्ट वांट टू नो। 1000 करोड़ के आसपास का स्कैम हुआ है। कोई आइडिया है किसी को? किसी के पास कोई आइडिया नहीं है? सीरियसली ऐसा हुआ है। अनुराग स्टॉक ब्रोकिंग समथिंग नाम है। ये है आपका मुंबई में। लास्ट वीक में ही हुआ है, जस्ट लास्ट वीक में हुआ है कि करीब 1000 करोड़ का स्कैम हो गया है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करके लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डुबा दिया। तो जो भी हो, काफी ओल्ड पीपल्स थे, बहुत लोगों का बहुत पैसा था। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। रिसेंटली ये सेबी के लिए बहुत चिंता का विषय भी हो गया है। एंड रिसेंटली लास्ट वीक के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसेंट एक अमेंडमेंट भी आया है सेबी रेगुलेशंस में कि स्टॉक ब्रोकर जो होता है, उनका 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 जो पावर ऑफ अटॉर्नी था, मतलब वो मार्जिन रूल के बारे में काफी चेंजेस आया है। तो जो भी हो, मैं बेसिकली मेरा मेन पॉइंट यही है कि अपना इन्वेस्टमेंट हम खुद ही करें तो ज्यादा बेहतर है। इवन ये भी मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि क्यों म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा दे, क्योंकि वो 50% 100% रिटर्न कमाता है और हमें हार्डली 15 to 20% देता है। वो भी प्रॉपर फंड नहीं होगा तो भी नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अगर आप खुद अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, खुद अपना इन्वेस्टमेंट टेक्निक करा सकते हो, तो क्यों किसी और पे भरोसा करना। ठीक है, अगर आप बहुत बिजी हो किसी और काम पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आजकल तो मॉडर्न जनरेशन अपना काम खुद ही करना पसंद करता है। तो इन दैट वे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आइडिया लेना ये काफी अच्छा है। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, दैट इज बिग बाजार का केस स्टडीज। क्यों आज बिग बाजार बिक गया है सर, सेल हो चुका है रिलायंस के पास। कब बिग बाजार अप हुआ था, कब बिग बाजार डाउन हुआ है, और बिग बाजार का डाउन आपके पीछे का कहानी क्या है, और उसके साथ रिलायंस ने क्यों परचेज किया, और एज ए इन्वेस्टर्स इससे आपको क्या सीख लेना चाहिए, मतलब व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस थिंग्स। मतलब ये फेलियर एंड सक्सेस, किसी का फेलियरिटी किसी का सक्सेस, ये दोनों से आपको क्या सीखना है। तो चलिए मैटर को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। स्क्रीन शेयर हुआ है ना? हाँ सर, वो है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल का एक बार ओवरव्यू देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर जीरोधा जो ब्रोकिंग फर्म है, इसका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसको मैं रेफरेंस के लिए लिया। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप HDFC सिक्योरिटी यूज करो, ICICI सिक्योरिटी यूज करो, आप चाहे तो एंजल ब्रोकिंग, जो भी आपको पसंद है, आपके आसपास में जो भी ब्रोकिंग फार्म सुविधा है उसी फार्म को आप यूज करो ब्रोकिंग फार्म के हिसाब से। अल्टीमेटली बिना ब्रोकिंग का आप किसी भी स्टॉक को परचेस तो नहीं कर सकते, जो एज पर रूल है सेबी का। ब्रोकिंग फार्म मतलब ये कोई मतलब रस्ते का ब्रोकर तो है नहीं, दे ऑल आर रजिस्टर्ड ब्रोकर, एग्जाम पास करके लाइसेंस लेके मार्केट नॉलेज लेके ब्रोकर बना है। तो ब्रोकर बनने के बाद ये लोग अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिल्डअप करता है। देखिए आप लोगों को पता है कि आजकल सारा का सारा खेल ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है। तो ये स्टॉक मार्केट डिजिटली 95 से हो चुका है। हाँ, ये डीमैट अकाउंट जो है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट का जो फॉर्मेशन है ये हो चुका था 94-95 के आसपास में। स्पेशली वो आपका हर्षद मेहता का स्कैम के बाद, हर्षद मेहता का जो फेमस केस है, आई होप आप लोगों को पता है, उसके ऊपर एक मूवी भी आ रहा है, बुल, आई थिंक अभिषेक बच्चन का। अभिषेक बच्चन किरदार निभा रहे हैं सर हर्षद मेहता का। आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा, आपको जरूर कुछ आइडिया मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद है अभिषेक बच्चन इसमें मतलब एज ए एक्टर फिर से वापसी करेगा, जो भी हो। तो मार्केट सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ब्रोकिंग फार्म हो आपका, आपको वो एक लॉगिन प्लेटफॉर्म देता है। तो जैसे यहाँ पर जीरोधा काइट देता है, ये जीरोधा का प्रमोशन नहीं कर रहा है रे बाबा, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि
कि इसी तरह का होता है सबका, एक सिमिलर पैटर्न में। तो इस तरह से एक लॉगिन होगा, आपको एक पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन आईडी मिलेगा, ये एक आपका आईडी है, ये पासवर्ड है, फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको खुद ही बिल्डअप करना है। आफ्टर दैट आपका लॉगिन हो जाएगा। ये इतना कोई बिग बड़ा बात नहीं है। मेन खेल चालू होता है मार्केट वॉच से, कि आप जब भी कोई स्टॉक प्लेटफॉर्म ओपन करते हो, बहुत लोग जो लोग करते हो उनको शायद ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग करता है ना, उनको लगेगा कि सर ये तो हमें आता है, कि क्यों आप इसको बता रहे हो सर, क्या करें सर, ये रूटीन काम है, करना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई ऐसा भी है जिनको कुछ नहीं पता, तो थोड़ा वेट कर जाओ पेशेंस के साथ, इतना मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आ रहा है ऐसा भी कुछ पॉइंट्स में भी, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स ऐसा मिल जाए जो शायद आपने पहले ना सुना हो। तो सबसे पहले मार्केट वॉच में आप देख सकते हो कि जब भी कोई लॉगिन मतलब लॉगिन करके आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में, जब भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाते हो ब्रोकर के थ्रू से, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका और वो अकाउंट भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ये जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म, ये सॉफ्टवेयर एकदम इजी सॉफ्टवेयर बनाया गया है। किसी किसी का थोड़ा डार्क बैकग्राउंड में होता है, तो जो भी चलता है नो प्रॉब्लम, डार्क बैकग्राउंड यूज करो, लाइट बैकग्राउंड यूज करो, डजंट मैटर। आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, एक ऑर्डर मिलता है, आप चाहे तो थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है, जिनको आइडिया चाहिए वो प्लीज जूम करके भी देख सकते हो। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग, पोजीशंस, फंड। यहाँ पर जैसे कि एक आपका होल्डिंग में 600 का इक्विटी अवेलेबल बैलेंस है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। आपके पास कॉमोडिटी का होल्डिंग है, 136.75 रुपीज का कॉमोडिटी के लिए आपके पास अवेलेबल बैलेंस है, आप चाहे तो कॉमोडिटी खरीद सकते हो। ये एक अलग मार्केट है, इक्विटी मार्केट अलग, कॉमोडिटी मार्केट अलग। हम लोग स्टॉक मार्केट में मेनली इक्विटी को लेके बात करते हैं, कॉमोडिटी इज नॉट आवर डिस्कशन टॉपिक, बट ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे तो मतलब मसाला में इन्वेस्ट कर सकते, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते, आप चाहे तो सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते, इवन उसको आपको घर पे लाने का जरूरत नहीं है। गोल्ड, मसाला, सिल्वर, सीमेंट, बुलियंस, ये सब होता है कमोडिटी मार्केट का चीज। ये तो पूरा इकोनॉमी का मेन एरिया है। मतलब इक्विटी मार्केट में जो बिजनेस करता है ना, वो कहीं ना कहीं कमोडिटी का ही बिजनेस करता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री है। तो चलो कमोडिटी पे कभी बात करेंगे, ठीक है, आज थोड़ा इसको थोड़ा आज बख्श देते हैं। तो आपके सामने आता है एक मार्केट वॉच का एरिया। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ये स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 स्क्रिप्ट है। तो एक एक स्क्रिप्ट पे 50 स्टॉक आप एक एट ए टाइम पे ऐड कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ सेकंड लाइन में ही कि किस तरह से हम स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1, क्या सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। okay. जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक एक स्क्रिप्ट में आप 50 स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हो। तो एट ए टाइम पे आप 50 into 5 दैट मीन्स 250 स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको जो भी स्टॉक पसंद है, ऐसे तो बीएसई एनएसई मिला के, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिला के करीब 5 से 7 हजार कंपनी लिस्टेड है, 5 से 7 हजार कंपनी दोनों को मिला के। तो क्या किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल है कि एट ए टाइम पे 7000 कंपनी का ट्रैकिंग करना? नॉट पॉसिबल। इवन 500 कंपनी को ट्रैक करना, इवन 250 को भी ट्रैक करना ना काफी इम्पॉसिबल टास्क है। ट्रैक करना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेन आ रहा है जा रहा है, ऐसा ट्रैकिंग नहीं रे बाबा। ट्रैक मतलब कंपनी में आपका इंटरेस्ट होगा, आप कंपनी के बारे में जानना चाहोगे, कंपनी का ट्रेडिंग, टीएल, बैलेंस शीट, मार्केट परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग। काफी एजुकेशन का मैटर है, काफी इंफॉर्मेशन, काफी नॉलेज गैदर करना है आपको। तो क्योंकि हार्डवर्क है बहुत, क्योंकि आपका पैसा लगाएगा आप, ठीक है, आपको पैसा लगाना है, तो लॉट्स ऑफ हार्डवर्क इज देयर। अच्छा, जैसे आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आपको यहाँ ऐड करना है। तो आपको बस जो भी स्टॉक चाहिए उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लोगों ने यहाँ पर आईटीसी यूज कर रहे हैं। तो आईटीसी हम लोग करेंटली दिखा रहे हैं कि आईटीसी किस तरह से ऐड हो रहा है। आईटीसी लिख लेती, आईटीसी यहाँ पर आप प्लस बटन दबाओगे तो आईटीसी ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप आईटीसी मतलब बाइंग सेलिंग का भी दिखा रहे हैं। यहाँ बाई सेलिंग अभी नहीं करना है। तो जो भी स्टॉक आपको लेना है, आप बस यहाँ पर उसका नाम टाइप करो, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और वो स्क्रिप्ट में आ जाएगा। फिर आप उसको रेगुलर ट्रैक कर सकते हो और आपके स्क्रिप्ट में वो रहेगा, जिसको हम लोग मार्केट वॉच कहते हैं, ठीक है, मार्केट वॉच कहते हैं। अब जैसे ही आपका ऐड हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर देखिए आईटीसी ऐड हो गया, ठीक है। तो आईटीसी ऐड हो गया।
तो आप कभी भी जब भी ऐड कर दोगे ना, तो यहाँ पर क्या क्या दिखता है मार्केट वॉच में, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब आईटीसी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था। दिस गिव्स अस अ सेंस ऑफ हाउ मच द स्टॉक इज ट्रेडिंग द वेरी मोमेंट, मतलब लास्ट क्या दाम में चल रहा था, मतलब ये दिखता है। मतलब अभी जैसे यहाँ पर दिख रहा है 262.25 दिख रहा है ना, निफ्टी का 10,442, ये निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। मतलब अभी लोगे तो अभी शायद ये दाम पे ना मिले, कुछ और दाम पे आपको मिले, लेकिन आप ऑनलाइन में इसका ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ऑनलाइन में इसका भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो चाहे आप कर सकते हो। आप निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सेंसेक्स में कर सकते हो, आईटीसी में भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट सेंसेक्स निफ्टी को भी कर सकते हो, जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग। ये कभी मैं समझाऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो पेपर है ना, उसमें इसका डिटेल्स पढ़ाया जाता है कि कैसे इंडेक्स ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव में मेनली इसका फोकस एरिया है, लेकिन आप फिलहाल इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में थोड़ा देखिएगा। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस परसेंटेज चेंज, मतलब लास्ट दिन से आज का चेंजेस, कितना चेंजेस है ये हम लोग देखते हैं, परसेंटेज चेंज की कितना परसेंटेज आज मार्केट गिरा है या उठा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये सब चीज तो मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मार्केट डेप्थ। देखिए कि जब भी आप कोई स्टॉक को परचेस करना चाहते हो ना, सपोज आप देखना चाहते हो कि आईटीसी को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आईटीसी को ट्रैक करने के टाइम पे आपके सामने ना दो मैटर होता है, एक होता है बीट प्राइस, एक होता है आस्क प्राइस। क्या आप देख पा रहे हो? बीड एंड आस्क, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग आईटीसी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस कुछ 262 पॉइंट समथिंग चल रहा था, तो यहाँ पर आईटीसी में बीड चल रहा है, मतलब जो लोग खरीदना चाहता है वो बीड कर रहा है, और जो लोग सेल करके निकलना चाहता है वो लोग ऑफर कर रहा है। तो जो सेल करना चाहता है वो बोल रहा है, ऑब्वियसली जो सेल करेगा वो ज्यादा दाम में सेल करेगा, और जो बाई करेगा वो लो प्राइस पे बाई करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम नॉर्मल मार्केट कॉन्सेप्ट है कि नहीं? प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा कि बाई करना होता है हमेशा लो प्राइस में, और सेल करना होता है हमेशा हाई प्राइस पे। मतलब जो भी सेलर होता है वो ऑलवेज क्या डिमांड करता है? बायर जो होता वो लो प्राइस डिमांड करेगा, और सेलर जो होगा वो हाई प्राइस डिमांड करेगा। एक बहुत मजेदार खेल आपको यहाँ समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग जो इंफॉर्मेशन से भी यूज कर रहे हैं आईटीसी का, इस पे आप देख सकते हैं आईटीसी का क्या लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा था, 262.25 है ना। इन आवर एग्जांपल आईटीसी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 262.25। ये देखिए जस्ट एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 262.25 भी यहाँ पर है, ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक सेकंड का, ये जो आपको दिख रहा है ना मार्केट डेप्थ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मार्केट डेप्थ है। शंकर जी समझ में आ रहा है ना शंकर जी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो डेटा है ना, ये जी बताइए, ये विंडो जो आपने खोला है ये कहाँ पे, ज़ीरोधा में ही खुलेगा क्या? हाँ हाँ, ज़ीरोधा में ओपन हो जाएगा। ज़ीरोधा में जब भी आप मार्केट वॉच देखेंगे ना, ठीक है, ये तो मैं प्रिंट स्क्रीन करके ये लिया गया है, ठीक है। आप जब लाइव में करेंगे, ठीक है, आप जब लाइव, ठीक है, मैं एक दिन दिखाता हूँ लाइव क्लास में, ठीक है, मॉर्निंग डे टाइम पे करना पड़ेगा जब मार्केट रहेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप भी चाहो ना तो आप आराम से देख सकते हो कि आप जस्ट लाइव में जहां आपका मार्केट वॉच का एरिया है, आपको वहां पर जाके बस क्या करना है, वहां पर आप कोई भी जो भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप वो स्टॉक का बस एक बार लिखो वहां पर, और फिर आपको ये बटन दिख जाएगा, बाई बटन, सेल बटन, ये मार्केट डेप्थ का बटन, ठीक है, ये उसका ट्रेंड जो दिखना चाहिए आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखेगा स्टॉक के बारे में। तो ये आपको ये विंडो डेप्थ में दिखेगा। हाँ, ये जो है ये मार्केट डेप्थ में दिखेगा, ठीक है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है, बस आप जब रियल लाइफ में करेंगे, मैं ऑब्वियसली एक दिन ट्राई करता हूँ कि एक दिन डे टाइम पे, मतलब मंडे टू फ्राइडे जिस दिन मार्केट ओपन रहेगा उस दिन आपको दिखाएंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। बट एग्जैक्टली सेम होता है जैसे अभी बता रहा है, एकदम सेम, एकदम डिट्टो यही दिखने में होता है, डिट्टो वही है। बस अभी ऑफलाइन है, मतलब अभी मार्केट ऑन नहीं है, बस उस टाइम पे मार्केट ऑन रहता है, ये सब ब्लिंक करता है, ये जो भी है ना बिडिंग ऑफर, ये सब ब्लिंक करता है और चेंजेस होता रहता है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का चेंजेस चलता है वहां पर। तो जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखिए कि 262.25 का मार्केट में ऑन दैट टाइम चल रहा था लास्ट ट्रेडेड, लेकिन ये जो ट्रेडिंग प्राइस है ना, ये फ्रैक्शंस में 5 पैसा, कभी 10 पैसा, कभी 15 पैसा में चेंज हो रहा है। जो लोग ऑफर कर रहा है, मतलब जो सेल करके निकलना चाहता है,
वो जैसे कि यहाँ क्वांटिटी की, इतना क्वांटिटी का किसी के पास शेयर है, वो इतना दाम पे बेच के निकलना चाहता है, इतना क्वांटिटी का किसी के पास शेयर है, वो इतना प्राइस में निकल के बेच के निकलना चाहता है, मतलब वो उसका होल्डिंग रखना नहीं चाहता, या फिर वो रेगुलर ट्रेडिंग करता है, जो भी हो। तो ये एक तरफ रहता है ऑफर, एक तरफ रहता है बिडिंग, मतलब जो अभी आईटीसी का शेयर लेके मार्केट में पोजीशन लेना चाहता है। हो सकता है कि अगर वो ट्रेडर हो तो मे बी 5 मिनट का पोजीशन, मे बी 500 डेज का पोजीशन। अगर आप इन्वेस्टर होंगे तो आपका पोजीशन लंबा टाइम तक खींचेगा, मतलब आप 2 महीना 3 महीना, इवन जब तक आईटीसी रहेगा तब तक आप पोजीशंस लेके रख सकते हैं, चाहे लॉस का पोजीशंस रखे चाहे प्रॉफिट का। ऑब्वियसली उम्मीद यही करेंगे हम लोग हमेशा कि हम हमेशा प्रॉफिटेबल पोजीशंस पे रहे। तो ये जो एरिया मैं आपको भी दिखा रहा हूं कि एट ए टाइम पे इतना सारा लोग बीडिंग करता है, इतना सारा लोग ऑफर करता है, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस क्या दिखेगा। जैसे कि करेंटली हमें दिख रहा है 262.25, जैसे कि सेकंड में भी 2 सेकंड 3 सेकंड्स लेटर ये प्राइस चेंज हो सकता है, मे बी इसका दाम चेंज होकर 262.30 हो सकता है, मे बी डिपेंड करता है कि किसका पल्ला भारी है, किसका पल्ला भारी है उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में प्राइस में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। अगर अगर सेलर का पल्ला भारी है तो अगर ज्यादा सेलिंग डिमांड चल रहा है ना तो मार्केट प्राइस गिर जाएगा, अगर ज्यादा बाइंग डिमांड चलता है ना तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? अगर बायर का अगर भारी हो, मतलब अगर बायर ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में बायर ज्यादा है कि लोग ज्यादा खरीदना चाहता है आईटीसी को, आईटीसी का बायर अगर ज्यादा है तो मार्केट प्राइस हाई होगा, मतलब जो भी करंटली चल रहा है उससे ज्यादा जाएगा। मतलब ट्रेडर लोग ये सब देखता है, और जो सेलर है ना एकदम सिंपल बेसिक है, जो सेलर है वो देखता है कि अगर सेलर का पल्ला भारी है, अगर इनका वेटेज ज्यादा है, मैक्सिमम लोग सेल करके निकलना चाहता है, तो मार्केट प्राइस आईटीसी का लोअर हो जाएगा, मार्केट प्राइस इसका लोअर हो जाएगा। ऐसा ही सिनेरियो चलता रहता है सेकंड में। अब डिपेंड करता है मार्केट का न्यूज, कंपनी का परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर डे में, या लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स, बहुत सारा मैटर इसके पीछे काम करता है। लेकिन वो सब तो हम लोग आगे आगे जानेंगे, इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल बता रहा हूँ, इसलिए मैं फंडामेंटल मैटर पे अभी नहीं जा रहा। तो ये रहा आपका सिनेरियो। अब आपको मैं दिखाने वाला ऐसे भी एक सेकंड प्रहलाद जी, बोलिए मेरा क्वेश्चन था, वो स्क्रीन शेयर कीजिए आप, वो जो आईटीसी है। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, इसमें जैसे आप इसको किस तरह से रीड करेंगे, मतलब जैसे आप टोटल दिखा रहे हैं कि अगर टोटल मैं इसको इस फॉर्म में देख सकता हूँ मैं कि टोटल सेलर है 12,95 और बायर है 8,93, इसका मतलब सेलर क्वांटिटी ज्यादा है। नहीं, ये टोटल बायर सेलर नहीं है ये लोग अच्छा। ये है टोटल कितना क्वांटिटी का बाइंग, मतलब बाई बिडिंग चल रहा है, कितना शेयर का बिडिंग बाई की तरफ है, ठीक है, मतलब कितना लोग बाई सेल कर रहे हैं वो नहीं, शेयर का बिडिंग कितना चल रहा है, कितना क्वांटिटी का बिडिंग चल रहा है, ठीक है। मतलब आईटीसी का बाइंग का प्रेशर कितना है, 8,33,523 का बाइंग प्रेशर है, और सेलिंग का प्रेशर है 12,95,789 का प्रेशर है। मतलब आप तो यहाँ पे हाँ, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, मतलब इसको इस तरह से रीड करेंगे ना कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो मतलब इसका शेयर का प्राइस कम होने के चांसेस है, हाँ, कम होने की चांसेस है नॉर्मली। अगर मार्केट में दूसरा कोई न्यूज ना हो, ठीक है, अगर मार्केट में आईटीसी के बारे में कोई स्पेशल न्यूज ना हो, कोई और स्पेशल मैटर ना हो, या फिर आईटीसी का क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, एकदम सिंपल डे में, एक ऑर्डिनरी डे पे मार्केट में ट्रेडिंग चल रहा है, और मार्केट में कोई पॉजिटिव वाइब आईटीसी के बारे में नहीं है, अगर आप देखते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है, तो एकदम आंख बंद करके आप सोच सकते हैं कि आईटीसी का शेयर नीचे जाने वाला है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे। इसीलिए देखिए ना, यहाँ पर जो चल रहा था ये एक नेगेटिव में दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि करेंटली सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि लोगों का करेंटली आईटीसी के प्रति उतना इमोशंस नहीं है बाइंग के लिए, मतलब कोई होल्ड करके रखना नहीं चाहता, सेल करके निकलना चाहता। दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट हो सकता है कि ये सुबह का टाइम है, उस टाइम पे इमोशंस नेगेटिव था, हो सकता है जब मार्केट क्लोज हो रहा हो 3 बजे 2:30 बजे या 3:30 बजे के पहले, हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, मे भी हो सकता है कुछ रीजन, या फिर एक कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेंड, एक प्रैक्टिस है, चलो सुबह में उतना आईटीसी में खास किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो रहा है उस टाइम पे लगा कि नहीं चलो कुछ नहीं तो कम से कम आईटीसी एक सेफ स्टॉक है, आईटीसी इज अ वेरी सेफ स्टॉक, मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं रहता है इसमें, ठीक है। मार्केट का इसका जो बिजनेस सिनेरियो है काफी एवरेज है और काफी गुड परफॉर्मेंस देता है,
बहुत बेहतर भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, लेकिन इसका एक चलता है, तो ये अपना एक एवरेज बना लेता है मार्केट के साथ। तो जो भी अलग अलग मतलब आप निकाल सकते हो, लेकिन ये है एक ओवरऑल मैटर कि क्यों मार्केट में बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर काम करता है, और जो लोग ट्रेडर होता है ना, वो लोग इसी तरह से ट्रेडिंग सिस्टम को देखता है। देवी प्रसाद जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो ये एक आपको मैं बता सकता हूँ कि स्टॉक को ट्रेडिंग करने, स्पेशली जो लोग ट्रेडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ना, मतलब उनको ट्रेडिंग, जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग करने का टाइम भी नहीं मिलता और मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता ट्रेडिंग में, लेकिन बहुत लोग है जो लोग ट्रेडिंग करता है, ठीक है, काफी करता है, जैसे कि प्रिया है क्लास में, प्रिया बहुत ट्रेडिंग करता है, पसंद भी है उसको, लेकिन मुझे ट्रेडिंग एकदम पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो टाइम का मैटर होता है, दूसरा माइंड सेटअप का भी एक मैटर है। तो मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये लाइन कुछ मायने रखता है? ये चार्ट इन्वेस्टर्स के लिए, ये विंडो कुछ मायने रखता है? হ্যাঁ, किस तरह का? যখন এন্ট্রি করবে বা যখন এক্সিট করবে পজিশন বানানোর জন্য কাজে লাগে। वेरी गुड वेरी गुड सुमित, कि जब मार्केट में एंट्री लेना हो या मार्केट से एग्जिट लेना हो, ठीक है, मार्केट में जो लोग मार्केट में, दोनों चीज ही तो होता है ना, या तो आप कोई स्टॉक में, सपोज आप आईटीसी खरीदना चाहते हो, बाई करके होल्ड करना चाहते हो, बाई करो, होल्ड फॉर दी 2 years एंड मोर, मे बी 1 year और मोर, 6 months और मोर, एनीथिंग। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे आप पोजीशंस बाइंग के लिए लेंगे, या फिर किस पर्टिकुलर टाइम पे आप सेल का पोजीशंस लोगे। तो ये जो सेल पोजीशंस या बाई पोजीशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है विंडो, जो लोग इन्वेस्टर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, बट इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में पोजीशंस लेने के लिए ये विंडो काफी मतलब रखता है। पोजीशन लेना मतलब, अगर मानिए कि कभी आपको 5 रुपीज 10 रुपीज का भी अगर डिफरेंस का पोजीशन हो जाता है ना, फिर भी आपका प्रॉफिट आ सकता है या फिर आप लॉस में जा सकते हो। तो ये आपको प्रैक्टिस करते, हाँ बोलो बोलो। ফর এক্সাম্পল এখন মানে অনেক স্টকই রয়েছে যেটা হচ্ছে কি মানে দিনের একদম হাইয়ের স্যাচুরেশন एग्जैक्टली हाँ, कि एकदम हाईएस्ट रेंज में जा रहा है। হ্যাঁ হয়ে গেছে, কিন্তু সেখানেও মানে যে যারা ইনভেস্ট করবে বা ট্রানজাকশন নেবে সেই দিনকার জন্য, সেই ভিউটা ওর মধ্যে মানে একভাবে দেখেই যায় অনেকে, তার জন্য একটা গ্যাপের কিছু মানে ক্রিয়েট হয়ে যায়, একটা বিশাল বড় একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়ে যায়। एग्जैक्टली सुमित का कहना है, एकदम सिंपल कहना है, सुमित का बहुत अच्छा कहना है कि हो सकता है कि आप जिस टाइम पे पोजीशन ले रहे हो, मे बी उस टाइम पे मार्केट हाई रेंज में चल रहा है, सपोज आप बाइंग पोजीशंस लेना चाहते हो और मार्केट हाई प्राइस में चल रहा है, हाईएस्ट प्राइस में, तो हाईएस्ट प्राइस में पोजीशंस लेना अच्छा होगा या लोएस्ट प्राइस में पोजीशंस लेना अच्छा होगा? प्लीज टेल मी, मतलब कौन सा ज्यादा मतलब अच्छा बात होगा? लोएस्ट प्राइस में होगा ऑब्वियसली लोएस्ट प्राइस में पोजीशंस लेना ज्यादा लॉजिकल रहेगा, तो क्योंकि लोएस्ट प्राइस में पोजीशंस लेना, प्राइस में अगर अगर हाईएस्ट प्राइस में होता है तो सेल करके फिर सेल एंड बाय कर सकते हैं। हाँ, हाईएस्ट बेसिकली हाँ, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, हाईएस्ट में पोजीशंस लेके लोएस्ट में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मतलब रखता है कि जो लोग शॉर्ट सेल मतलब मार्केट का डाउन मूवमेंट से कमाते हैं। वेरी गुड, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अलग बात है, लेकिन और एक चीज भी है। होल्डिंग के लिए होता है क्या? हाँ बोलो बोलो। होल्डिंग में होता है क्या शॉर्ट सेल? नहीं, होल्डिंग में शॉर्ट सेल नहीं होता, इंट्राडे में होता है। तो इंट्राडे में होगा, इंट्राडे में होगा, होल्डिंग में नहीं होगा। अच्छा, होल्डिंग में एक और चीज बताइए, होल्डिंग में मैं सेम डे परचेस करके सेम डे सेल नहीं कर सकता ना? हाँ कर सकते हैं, कर सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन कर सकता हूँ। हाँ हाँ सेम डे एग्जिट कर सकते हैं। और सीएनसी में भी हो सकता है? हाँ सीएनसी में अगर मैं होल्डिंग के लिए आज लिया हूँ, उसको शाम तक बेच सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेच सकते, कैश एंड कैरी करके क्यों नहीं बेच सकते, लेकिन आपको खुद को करना पड़ेगा। मतलब इंट्राडे में सिस्टम कर देता है, मतलब आपके बिहाफ में आपका ब्रोकिंग फर्म कर देता है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करके चूज करते हैं, मैं यही सब मैटर आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बट सीएनसी में अगर आप करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं पोजीशंस लेना नहीं चाहता 1 डे से ज्यादा, तो आप उसी दिन सेल कर दो ना, सेम डे पे सेल कर दो बाई करके, मतलब बाई तो सुबह किया था आपने, आप सेल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो। मैं आपको यही सब मैटर आगे चर्चा करता हूँ। आज से सर टेक्निकल क्लास शुरू हुआ क्या?
नहीं नहीं, ये फाउंडेशन का ही पार्ट है। अच्छा ये सब टेक्निकल में और गहराई है, डोंट वरी। मतलब मैं कभी कभी बोलते बोलते डिटेल्स बोल देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है टेक्निकल का, टेक्निकल और चीजें हैं। शेयर ओके ओके। मार्केट में बोलते बोलते थक जाता हूँ। मैं तो ऑलरेडी फंडामेंटल का बहुत सारा चीज इसके साथ ही करा रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल और डिटेल्स में है, जैसे कि शंकर जी भी चालू करने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बाइंग ए स्टॉक थ्रू द ट्रेडिंग टर्मिनल, चलिए एक स्टॉक को परचेस करके देखते हैं ना कहां तक पहुंचते हैं। आवर गोल इज टू बाय वन शेयर, हमारा गोल क्या है, एक शेयर परचेस करना आईटीसी का, एक ही शेयर परचेस करेंगे करेंटली, एक से ज्यादा नहीं करना चाहते। तो वी नाउ हैव आईटीसी इन आवर ट्रेडिंग टर्मिनल, हमने ऑलरेडी इसको ट्रेडिंग टर्मिनल में ऐड कर दिया। तो पहले आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में ऐड करना पड़ेगा। जब तक आप टर्मिनल में ऐड नहीं करेंगे, मतलब मार्केट वॉच, जो मार्केट वॉच आपने बनाया था ना, वो मार्केट वॉच में आप पहले ऐड करिए, उसके बाद ही आप परचेस बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप मार्केट वॉच में ऐड कीजिए जो शेयर आप बाई या सेल करना चाहते हैं, उसके बाद पहले तो बाई करेंगे फिर सेल करेंगे। शॉर्ट सेलिंग में डिफरेंट होता है, शॉर्ट सेलिंग में भी मैं बात नहीं करना चाहता। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, पहले सेल बाद में बाई, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट इसको मैं इग्नोर करूंगा। एंड वी आर कन्विंस्ड दैट बाइंग आईटीसी एट ₹261, हम बाई करना चाहते हैं 261 पे, which is roughly ₹1.25 lesser than the last traded price is a great idea। मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा था उससे 1.25 कम दाम में चल रहा है, तो अगर मैं टारगेट ले रहा हूँ ये दाम में मैं लूँ तो अच्छा बात है कि 1.25 अगर मैं लेस प्राइस पे ले सकता हूँ तो अच्छा बात है कि अगर मैं 2 मिनट बाद थोड़ा मार्केट फिर से हाई हो जाता है तो मैं फिर से पोजीशंस ले सकता, इवन प्रॉफिट भी बुक कर सकता, इवन प्रॉफिट भी बुक कर सकता कि 261 में खरीद के अगर मार्केट 262, 263, इवन 265 में भी जाता है तो भी मेरा ₹4 का प्रॉफिट है। 1.25 4 से अगर आप लेस कर भी देंगे तो 4 माइनस 1.25 इवन आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाता है। 4 से 1.25 लेस कीजिए, 2.75 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना वो लोग ऐसा छोटा छोटा मार्जिन में ही ट्रेडिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस प्रोसेस वुड बी टू इन्वोक व्हाट इज कॉल्ड अ बाई ऑर्डर फॉर्म। सबसे पहले आपको बाई ऑर्डर फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बाई में क्लिक करेंगे ना, ये देखिए एकदम स्टार्टिंग में आपका एक पॉपअप आया था, ये वाला पॉपअप, ये जैसे आईटीसी के सामने आप रखते हो ना आपका कर्सर, ये बाइंग और सेलिंग का ना ये बुक ओपन हो जाता है। अब बाई पे क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप बाई पे इस तरह का क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐसा एक बॉक्स ओपन होता है। जो लोग ट्रेडिंग करता है दे नो वेरी मच, जिनको अभी उतना आइडिया नहीं है उनके लिए मैं इतना ज्यादा बेसिक से बता रहा हूं कि ये देखिए ये एक पॉपअप बॉक्स है जिसको बाइंग ऑर्डर बुक भी आप कह सकते हो, बाई ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बाय आईटीसी इनटू 1 क्वांटिटी 261, तो आप क्वांटिटी में 1 लिखिए, प्राइस में आप 261 में परचेस करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस में लेंगे तो मार्केट प्राइस तो करेंटली कितना चल रहा है, 265.25 ना, करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, चलिए देख लेते हैं। आई थिंक ये प्राइस 262.25, सॉरी थैंक यू, 262.25 मतलब 1.25 उससे लेस चल रहा है। तो मैंने सोचा कि 262.25 में नहीं लेना है मुझे, मैंने सोचा कि मैं 261 पे लूंगा। तो क्या मैं ले सकता हूं, देयर इज अ क्वेश्चन। जो लोग ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट में आना चाहते हो, ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करना पसंद करोगे, मार्केट में चल रहा है करेंट मार्केट प्राइस, बहुत कुछ बोलना है, आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ रहिएगा। मार्केट प्राइस 262.25, चलो मैंने लिख लिया ताकि मैं भूलू ना। और आप खरीदना चाहते हो, यू वांट टू बाय आईटीसी, ओके, यू वांट टू बाय 261 पे, तो 1.25 लेस प्राइस में आप परचेस करना चाहते हो। तो ट्रेडर के लिए काफी अच्छा बात है कि अगर 261 में लेके, मानो कि मार्केट अभी 262 में चल रहा है, तो मैं आपको एक कर्सर दिखा सकता हूँ ऐसे, सपोज ऐसा 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 चेंजेस होता रहता है ना मार्केट, आप चार्ट देखो गूगल में भी टाइप करो, तो सपोज 261 में चल के अगर आप यहाँ 261 लेते हो, फिर कुछ देर बाद ये मार्केट फिर से 264 में जाता है, तो आप यहाँ पर ₹3 का प्रॉफिट बुक करते हो। लेकिन ₹3 का प्रॉफिट जो भी आप बुक करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ट्रेडर कुछ ऐसा ही सोचता है कि हो सकता है कि कुछ मिनट बाद ये ₹3 ज्यादा में जाएगा, तो मैं तो उस टाइम पे जितना शेयर में करूंगा, अगर मैं 1 शेयर करता तो 1 into 3 करके ₹3, अगर 100 शेयर करेंगे तो 300। ठीक है, तो ऐसा मिनट में करते हैं। जो लोग ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर भी अलग अलग टाइप का होता है, 1 डे ट्रेडर होता है, स्विंग इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का ट्रेडर होता है जो मिनट में, सेकंड्स में
इवन घंटे के बेसिस में भी वो ट्रेडिंग करता है, 1 घंटा में स्टॉक में कितना डिफरेंस आएगा उसमें भी। तो ये सब तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको एकदम बेसिक मैटर बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में है, लिमिट में है, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मार्केट है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ MIS के बारे में। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्रा डे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ मतलब इंट्राडे, मतलब अगर आप ये सिलेक्ट करते हो ना, ये जो पॉइंट है, इसका मतलब ये आप इंट्राडे में परचेस करना चाहते हो। सपोज आप एक शेयर ITC का लेना चाहते हो और MIS सिलेक्ट करते हो, अगर आप सेम डे पे खुद से ना भी सेल करते हो ना, तो आपके लिए जो भी ब्रोकिंग फर्म है आपका, वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में सेल कर देगा इफ यू चूज MIS ऑप्शंस, है ना देवी प्रसाद? सही बोल रहा हूँ ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? MIS क्या बताया आपने? मार्जिन इंट्राडे, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। स्क्वायर ऑफ मतलब आपका जो भी पोजीशन है उसको क्लोज करना। स्क्वायर ऑफ का सिंपल मतलब यही है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ मार्जिन इंट्राडे, MIS, इसका फुल फॉर्म यही है। किसी किसी ब्रोकिंग फर्म में मे बी ये वाला वर्ड आप देखेंगे, NRML, नॉर्मल, ये भी आप देख सकते हैं। ये प्रिया, एंजल क्या दिखाते हैं प्रिया? सर एंजल MTM दिखाते हैं। अच्छा, मार्केट मतलब MTM मतलब ये मार्क टू मार्केट दिखाते हैं। अच्छा, मतलब जो भी, अच्छा। तो NRML मतलब वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला ज्यादा यूज होता है, MTM मार्क टू मार्केट, ठीक है, कोई बात नहीं। नॉर्मली ये दोनों वर्ड ज्यादा यूज होता है। एक होता है NRML मतलब नॉर्मल या MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब सेम डे पे स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएगा। मतलब जो भी आपका पोजीशंस होगा, अगर आप जैसे मानिए कि 261 में परचेस करते हो, बाई करते हो सुबह 9:15 को, और मार्केट क्लोज होता है 3:30 को, है ना, मार्केट क्लोज होता है 3:30 को, अगर उस टाइम पे ये प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे फर्क नहीं पड़ता। अगर 260, अगर आप खुद कुछ भूल जाते हो, अगर ये मार्केट में हाई चलता है, सपोज ये 265 चलता है, तो 4 रुपीज प्रॉफिट बुक करके आपका क्लोज कर देगा। अगर ये मार्केट लॉस में चलता है, सपोज ये मार्केट क्लोज के टाइम पे 255 है, तो ये 6 रुपीज लॉस में आपको क्लोज कर देगा। तो आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप इंट्राडे चूज किए ना, क्योंकि आप इंट्राडे चूज किए, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चूज किया, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें ब्रोकर आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ब्रोकर हेल्प यही करेगा कि आपको सेल करके निकाल देगा, प्रॉफिट होगा तो आपके अच्छा, लॉस होगा तो आपके लिए खराब बात। तो आप ध्यान रखना, जब भी MIS चूज करना आप ध्यान रखना उस दिन के लिए। CNC मतलब कैश एंड कैरी, CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी, CNC या फिर डिलीवरी भी कह सकते हैं आप इसको। CNC मतलब कैश एंड कैरी, मतलब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाहते हैं। और इसका दूसरा नाम ही है जो फेमस है, इसका जो नाम इसका है डिलीवरी। इसको हम लोग डिलीवरी परचेज भी कह सकते हैं, मतलब आज खरीदना है और लाइफ टाइम, मतलब कैश एंड कैरी का मतलब होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के अंदर कल भी है, लाइफ टाइम के अंदर 10 साल बाद भी है कि नहीं? लाइफ टाइम का मतलब सही है ना, कि कल भी इसके अंदर आता है, और अगर आप 10 साल बाद भी शेयर को बेचना चाहते हो वो भी लाइफ टाइम के अंदर आता है। इज इट क्लियर? तो ये होता है CNC का मतलब। तो जब आप चूज करो CNC, अब चाहो तो कल भी सेल कर सकते हो, इवन आप उस दिन भी सेल कर सकते हो, ठीक है, बस आपको खुद से करना होगा। अगर आप मार्केट प्राइस चूज करोगे इस पॉइंट पे, अगर आप इफ यू चूज मार्केट प्राइस देन यू हैव टू चूज 262 पॉइंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पे अगर मार्केट में 260, जैसे देखिए ये बॉक्स जब चूज किया गया ना, जिस टाइम पे ये बॉक्स चूज किया गया, मार्केट प्राइस 0.25 नहीं है, मार्केट प्राइस 0.15 में आ चुका है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? मैं आपको बता रहा था ना कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंजेस होता है, और ये ना एकदम लाइव से ही उठाया गया। ये जो स्क्रीन प्रिंट आप देख रहे हैं ये लाइव से ही उठाया गया। 262.25 चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बॉक्स उठाया ये 0.15 आ गया, मतलब 10 पैसा में ये मार्केट प्राइस गिर चुका है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट चूज करते हो और आपको यहाँ पर लिखते लिखते अगर कुछ चेंजेस हो जाता है, तो उसी दाम पे मार्केट अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, उसी दाम पे, मार्केट दाम पे ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाते हो, जैसे कि 262.15 चल रहा है, अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो 261 में, तो आप लिमिट चूज कीजिए। आप लिमिट चूज करने का क्या बेनिफिट, कि अगर आपको लगता है रियलिटी में, इफ यू आर रियली कंफर्म कि मार्केट सच में 261 में जाएगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर मार्केट 261 में नहीं जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है?
शंकर जी, देवी प्रसाद, क्लियर है? अच्छा, लिमिट प्रणय जी, लिमिट हम MIS में भी लगा सकते हैं? हाँ इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे हाँ में भी लिमिट लगा हाँ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आप किसी में भी लगा सकते हैं, बट लिमिट में आप तभी लगाइए जब आपको आप कंफर्म हो, ठीक है, कि आपको आपका जो मतलब पॉइंट जो भी आपके मन में चल रहा है, ठीक है। ज्योति समझ में आ रहा है ना ज्योति? यस सर। तो आप जब भी आप कंफर्म लगते हो तभी आप चूज करो, और नहीं तो और कुछ नहीं। आपको लगेगा आपने ऑर्डर तो दे दिया बट मार्केट क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बिकॉज मार्केट इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो मार्केट तक पहुंचेगा नहीं। तो 261 में अगर मार्केट अपने डिमांड सप्लाई के कारण नहीं जाएगा तो वो मार्केट एग्जीक्यूट कभी नहीं करेगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। इसलिए आप देखो कि आपको क्या ठीक लगता है, आपका आइडिया, आपका प्रैक्टिस वही आपको सिखाएगा कि मार्केट लिमिट के बारे में। ये स्टॉप लॉस एंड SLM के बारे में मैं आता हूँ, जस्ट वेट। अच्छा, जितना क्वांटिटी आप चाहते हो, ये ट्रिगर प्राइस, डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये सब सारा का सारा मैटर डिस्कस में करने वाला हूं। अच्छा, तो ऑर्डर फ्रॉम इज प्री पॉपुलेटेड विद सम इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस, क्वांटिटी। वी नीड टू मॉडिफाई दिस एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। डाउन ऑप्शन ऑन द टॉप, बाय डिफॉल्ट द एक्सचेंज स्पेसिफाइड वुड बी NSE। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट NSE रहता है, आप चाहे तो BSE में भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये NSE में है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहो तो आप इसको NSE से BSE में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, क्या क्या मेन चीज आपको देखना चाहिए? एक है लिमिट, एक है मार्केट, एक है SL मतलब स्टॉप लॉस, और एक है स्टॉप लॉस मार्केट। तो चलिए कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर ही लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑप्शंस आर एक्चुअली मीन। सबसे पहले लिमिट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लिमिट क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लिमिट क्या है। एक बार जब नोट्स तो है आप लोगों के पास, जिसके पास नहीं है मैं शेयर करूंगा तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा। मार्केट ऑर्डर, लिमिट का एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप जो दाम बता रहे हो अगर वो दाम मार्केट नहीं लेता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल लिखा हुआ है, इफ द प्राइस डज नॉट फॉल टू ₹261 देन यू विल नॉट गेट दिस शेयर्स। आपको शेयर्स नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ए लिमिट ऑर्डर। यही लिमिट ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लेकिन इफ यू आर एकदम कंफर्म कि मार्केट जाएगा, जो लोग ये प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाता है कि बैट्समैन, मतलब जैसे ये क्रिकेट में होता है ना कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है, अब बॉलर किस बॉल में स्लोअर डिलीवरी देगा और किस बॉल में वो बाउंस मारेगा, ये ना बैट्समैन में ना माइंड रीड कर पाता है, तभी तो वो पोजीशंस ले लेता है। अब रोहित शर्मा को देखना, रोहित शर्मा के पास ना ऑलवेज ना मतलब कुछ सेकंड ज्यादा होता है। विराट कोहली खुद बोलता है कि रोहित के पास हमेशा कुछ सेकंड ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास 3 सेकंड ज्यादा होता है। तो 3 सेकंड क्रिकेट में बहुत मायने रखता है। जैसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी ना सेकंड बहुत मायने रखता है। जो लोग इंट्राडे खेलते हैं ना उनके लिए क्रिकेट का ये कुछ पॉइंट्स बहुत मायने रखता है। तो विराट कोहली खुद बताते हैं कि रोहित शर्मा के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम में वो क्या रीड कर लेता है, वो बॉलर का माइंड पढ़ लेता है कि इसमें आउट स्विंग आएगा, इन स्विंग आएगा, बाउंस मारेगा, स्लोअर डालेगा, ठीक है, क्या करने वाला है बॉलर। अगर आप माइंड पढ़ लेते हो तो आप पहले पोजीशंस भी ले सकते हो और टाइम टू टाइम रिएक्ट भी कर सकते हो। तो दैट इज द थीम जो क्रिकेट हमें सिखाते हैं, वही चीज बस थोड़ा स्टॉक मार्केट वे में, फाइनेंस वे में आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आई एम सीरियसली कि जैसे स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप का बन सकते हो ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। क्यों मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, और जिनको क्रिकेट समझ में आता है उनके लिए एडवांटेज है, जिसको समझ में नहीं आता है, इंडिया में मैक्सिमम को आता है, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट और स्टॉक मार्केट को मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में क्या क्या प्लेयर बनता है? इंट्राडे प्लेयर बनता है, इसको हम क्रिकेट में T20 बोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो लोग मोटा मोटी एक वीकली पोजीशंस या 1 मंथ पोजीशंस, वीकली और मंथली पोजीशंस लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एक वीक में वो शेयर खरीदते हैं फिर सेल कर देते हैं, या मंथली लेवल में खरीदते हैं सेल कर देते हैं, इनको हम वन डे क्रिकेट कह सकते हैं। और जो लोग मोर देन मंथ, मतलब 6 मंथ से लेकर लाइफ टाइम, ऐसा भी बहुत लोग होते हैं। इनको नॉर्मली हम लोग एकदम इन्वेस्टर के तौर पे सोचते हैं, और इनको हम लोग नॉर्मली ट्रेडर के तौर पे सोचते हैं। दे आर बेसिकली ट्रेडर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग टेस्ट क्रिकेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
और जैसे कि आपको पता है कि जो लोग T20 में माहिर है वो लोग टेस्ट क्रिकेट उतना ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाता। कुछ प्लेयर होते हैं जो सब में माहिर है, जिसको एक्चुअल में क्रिकेट आता है वो सब में माहिर है, मतलब यू एक्चुअली नो द क्रिकेट। बट जिनको कुछ प्लेयर है जिसको सिर्फ T20 खेलना आता है, कुछ प्लेयर होता है जिसको T20 वनडे दोनों थोड़ा बहुत खेलना आता है, मतलब, और कुछ प्लेयर होते हैं जो स्पेशलाइज टेस्ट क्रिकेट वाले होते हैं, मतलब स्पेशलाइज इन्वेस्टर जैसा, ठीक है। तो ये एक आप कंपैरिजन कर सकते हो। मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है ऐसे सोच के, क्योंकि सीरियसली ये काफी मैच करता है, काफी माइंड सेटअप, इंट्राडे वाले का माइंड सेटअप और T20 प्लेयर का माइंड सेटअप। ये नाइट राइडर्स का एक प्लेयर है ना, आंद्रे रसेल, आप लोग नाम सुने होंगे। क्या नाम सुने हो क्या, प्लीज बताना। आंद्रे रसेल का नाम सुने हो? साउथ अफ्रीका प्लेयर। नहीं, आंद्रे रसेल वेस्ट इंडिज। না দাদা শুনিনি। হ্যাঁ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সরি। আচ্ছা ঠিক আছে শুভ, আমি বুঝতে পেরেছি তুই মজা করছিস, ठीक है। शुभ अंडर 17 इंडिया खेला हुआ प्लेयर है। शुभ बोल रहा है नहीं दादा नहीं सुना। आप समझ सकते हैं आप लोग कि शुभ कितना मजाक कर रहा है मेरे साथ। शुभ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बांग्लादेश के लिए, और शुभ ऐसा करके बोल रहा है। इवन शुभ को मैंने देखा वो क्रिश गेल को नेट में बॉल भी किया है। कोई बात नहीं शुभ, तेरा मजाक मुझे पसंद आया। तो वेस्ट इंडीज का ये आंद्रे रसेल किस तरह से T20 खेलता है आप देखते हो। तो इंट्राडे प्लेयर भी ना कुछ लोग हैं जो मस्त ऐसे आंद्रे रसेल जैसा है। तो आप अगर इंट्राडे में मतलब आंद्रे रसेल जैसा कैपेसिटी बना सकते हो स्टॉक मार्केट में तो बना डालो, कोई आपको नहीं रोकता। बट हाँ, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और फिर रिस्क उठा सकते हो। जो भी हो, जस्ट एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर किया। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर ए मार्केट ऑर्डर। अगर आप मार्केट ऑर्डर में जाते हो, when you intend to buy at market, जब आप मार्केट में आना चाहते हो, अवेलेबल प्राइस, जो मार्केट में अवेलेबल प्राइस है आपको उसी दाम पे शेयर को खरीदना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ए वेरी स्पेसिफिक प्राइस दैट यू हैव इन माइंड। मतलब जो आप सोच रहे थे मे बी आपके माइंड के साथ बात नहीं बनेगा। सो इफ यू हैड टू प्लेस ए मार्केट ऑर्डर, एज लॉन्ग एज देयर आर सेलर्स अवेलेबल, अगर मार्केट में सेलर अवेलेबल हो तो ही जाके आप खरीद सकते हो। एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, बोल देना चाहिए आपको। ये जो यहाँ पर जो मैंने आपको विंडो दिखा रहा था जिसमें हम लोग काफी ज्यादा देर तक टिके थे, ये पॉइंट, इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी कोई स्टॉक में आप देखिएगा, ऑब्जर्व, जब आप मार्केट में रेगुलर मतलब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, या जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनको पता है कि कुछ स्टॉक ऐसे भी आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जिसमें ना तो बिडर है ना तो ऑफर है। क्या ऐसा स्टॉक किसी ने देखा है? शुभ, सुमित, मुझे इस मैटर में या हेल्प कर सकते हो? पेनी स्टॉक, हाँ पेनी स्टॉक के माঝে माঝে হয়। हाँ, पेनी स्टॉक, वेरी गुड सर। पेनी स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक भी दिखता है जो स्टॉक में ना आपको बिडर दिखेगा ना आपको मतलब ऑफर दिखेगा। देवी प्रसाद, कभी आपने ऐसा देखा क्या? हाँ सर, देखा हूँ। देखे हैं। तो अगर आप किसी में ऐसा देखते हैं, हाँ बोल। প্রথম ফার্স্ট যখন আমি ট্রেডিং করি তখন একটা স্টক কিনেছিলাম আমি ফেয়ার, ওই অনন্ত রাজ বলে একটা কোম্পানি ছিল, আমি জানিও না কি কোম্পানি, অনন্ত রাজ বলে, আমি জানিও না কি কোম্পানি, ঠিক আছে, ফার্স্ট টাইম কিনে নিয়েছিলাম, তো ওটার কোনো মানে মুভমেন্টই হয়নি, লাস্ট টাইম লসে বেঁচে গেছি। अनंत राज, चल देखते हैं। হ্যাঁ, এরকমই। मैं सर आरती ड्रग्स का दिखा था, सेलर एकदम जीरो। सेलर एकदम जीरो नहीं रे, अभी अनंत राज तेरा काफी मूवमेंट दे रहा है सुमित। হ্যাঁ, আমি কিনেছিলাম 10 টাকা করে কিনেছিলাম, তো প্রথম যখন ফার্স্ট ট্রেডিং করি, মানে 2 বছর 1 বছর হবে। लेकिन अभी थोड़ा मार्केट में इसका मूवमेंट है। आई डोंट नो किस चीज का कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है अनंत राज, रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। तो इसका देखिए आज इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ, आप देख सकते हो आज नहीं हुआ है। बजाज शुगर पेनी स्टॉक, बजाज शुगर, ओके, बजाज शुगर, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना पूरा फ्लैट जाता है। मैं ऐसा कुछ शेयर ढूंढ रहा हूँ, बजाज शुगर का शेयर भी आप देख सकते हो। ये देखिए, हाँ ये कुछ अच्छा एग्जांपल बन सकता है कि इसमें देख सकते हैं ना, एकदम अप एकदम डाउन, एकदम अप एकदम डाउन, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन तो अभी मार्केट में कोई नहीं देगा, वो बिजनेस ही उसका बंद हो गया, उसका छोड़ दे, ठीक है। वोडाफोन आइडिया वो आज वोडाफोन आइडिया भी है। तो जो भी हो, मतलब ये एक आपको आइडिया मिलेगा। कभी कभी कुछ स्टॉक में आपको ऐसा दिखेगा, इसका देखिए -0.100, जो भी हो, मतलब कुछ स्टॉक में आपको ना तो बिडर दिखेगा ना तो ऑफरर दिखेगा। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में इसका मूवमेंट नहीं होने वाला है।
मतलब ये विंडो आपको ये पहलू भी दिखा देता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो कितना पॉपुलर है, उसका मार्केट में बिजनेस में कितना ग्रोथ है, कितना ग्रोथ नहीं है, ये एक चर्चा में है कि नहीं है, ये सब मैटर का आपको आइडिया मिल जाता है, ये विंडो से ही मिल जाएगा, मतलब ये डेप्थ से ही आपको मिल जाता है। इसलिए मार्केट डेप्थ वाला विंडो आपको बहुत सारा कहानी बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं लेकिन बताते बहुत कुछ। तो मार्केट ऑर्डर में आपको ये देखना है कि अगर, इसीलिए ये वाला वर्ड यहाँ पर यूज किया, सो इफ यू वर टू प्लेस ए मार्केट ऑर्डर एज लॉन्ग एज देयर आर सेलर, मतलब आप बाई करना चाहते हो बट अगर वहां सेलर नहीं है तो आपको शेयर मिलेगा नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग में जो लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, वो कुछ ऐसा स्टॉक, मेरा कुछ स्टूडेंट्स में पहले ऐसा ऑब्जर्व किया, कुछ स्टूडेंट्स मिला था मुझे ऐसा भी, कि जो लोग ना पेनी स्टॉक को पसंद करता था, कि वो 50 पैसा 10 पैसा में वो लोग ट्रेडिंग करना चाहता था, बट एकदम ट्रूली फ्रैंकली स्पीकिंग मैक्सिमम कंपनीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा होता नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। अगर आप उनसे ढूंढ निकाल पाते हो तो बहुत अच्छा। इकोनॉमिक टाइम्स में पेपर में रेगुलर आता है, आप चाहे तो वहां से देखो, मनी कंट्रोल में भी मिलेगा आपको, वहां से देखो। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर सेलर नहीं है तो आप बाई नहीं कर सकते। एकदम ट्रू, एकदम सिंपल स्पीकिंग, कि अगर सेलर नहीं है तो बायर नहीं मिलेगा, अगर बायर नहीं है तो सेलर को भी सेल करने को मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सेलर्स पॉइंट, बायर पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हो बट इफ देयर इज नो सेलर, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को उस मोमेंट के लिए नहीं खरीद सकते। जब मिलेगा तब होगा, जब मिलेगा तब होगा। योर ऑर्डर विल गो थ्रू and ITC will be bought in the vicinity of 262.25. Suppose the price goes up to 265, coinciding with the your market order placement, you will get ITC at 265. मतलब आप सोच रहे थे 262 में लेना है, बट करंट मार्केट डिमांड सप्लाई आपको लेते लेते 262 से 265 में चला गया, देन आपको 265 में ही लेना पड़ेगा, आपको 265 में ही लेना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हैं ना, यही है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर में आप सोच रहे हो कुछ, लेकिन ज्यादा दाम में भी हो सकता है। ये एक डेंजरस सिचुएशंस भी कभी कभी क्रिएट होता है। यू विल नेवर बी श्योर ऑफ द प्राइस एट विच यू वुड ट्रांजैक्ट। मतलब आप जिस टाइम पे मार्केट में ऑर्डर दे रहे हो ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना लोग बाइंग सेलिंग का प्रेशर हो जाता है, नो वन नोस। मे बी आप ऑर्डर दे रहे हो 262 में, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है 263 में। होता है क्या, ऐसा होता है? प्लीज मुझे बताना। तो जो लोग करते हो ट्रेडिंग, सुबह या सुमित या प्रिया, मुझे बता सकते हो ये सब मैटर। और भी है लेकिन जिनका नाम मुझे भी याद आ रहा है। एक बार बोल बिंदा था कि बोल ले। मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऑर्डर करते हो 262 पे, ठीक है, लेकिन जब तुम मतलब मार्केट ऑर्डर में किया, मार्केट प्राइस लगा के तुम कर रहे हो, मार्केट लगा के तुमने सोचा कि 262.25 में लेना है, बट जब तुम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया तब तुमने देखा कि 262.25 नहीं 262.50 में तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? হ্যাঁ দাদা, এটা তো নরমাল তো ডেইলি বেসিসে হয় এরকম। हाँ एग्जैक्टली, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज फ्रैक्शन में चेंज होता है। हाँ वेरी गुड रोशनी, रोशनी का भी नाम लेना चाहिए था, वो भी करती है। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। अगर आप लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हो और ट्रेडिंग करते हो स्पेशली, ठीक है, तो ये आपके लिए एक डेंजरस सिचुएशन हो सकता है एक्टिव ट्रेडर के लिए। देखो यहाँ पर बोल के भी रखा है, जो लोग एक्टिव ट्रेडर है, इन्वेस्टर के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, फॉर इन्वेस्टर्स इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट फॉर ट्रेडर, क्योंकि वो लोग 10 पैसा का मार्जिन को यूज करके प्रॉफिट करते हैं, उनके लिए मायने रखता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है बट बहुत काम का है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर में बात कर लेते हैं एक बार। स्टॉप लॉस लगाना एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, कि ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा मार्केट में लॉस हो गया बहुत, मैं तो लूट गया। एक्चुअली जो लोग इंट्राडे में करते हैं ना, वो लूटेगा नहीं, मतलब अपने आप को लूटने से बचाने का उपाय है मार्केट में, और उसके लिए एकदम सिंपलेस्ट वे है स्टॉप लॉस लगा दो। सिंपलेस्ट वे है स्टॉप लॉस लगा दो। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ए एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट। मतलब आपको लग रहा है मार्केट आप में जाएगा, बट रियलिटी में मार्केट आप पे नहीं गया। जरूरी तो नहीं ना कि आप ऑलवेज एकदम सही, एकदम आप एकदम जो आप सोच रहे हो वही होगा। कभी कभी आपके अगेंस्ट में भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के आप अपना लॉस को कम कर सकते हो। लॉस से बच नहीं सकते, बट यू कैन मिनिमाइज योर लॉस। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के आप अपना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। आफ्टर इनिशिएटिंग ए पोजीशन, सपोज यू बाय ITC at ₹262.25 with an expectation that ITC will hit 275। आपको ऐसा लग रहा है कि ITC 275 में हिट करेगा, 262.25 में खरीदा और 275 में ITC जाएगा, आपको ऐसा लगा था। बट इन द नियर फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट ITC स्टार्ट्स गोइंग डाउन, ये तो डाउन में चला गया। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है
we can protect ourselves firstly by defining what will be worst possible loss you will to take. मतलब कितना ज्यादा लॉस आप ले सकते हो. फॉर इंस्टेंस in the example let us assume we want to take a loss of beyond 255. ठीक है, मतलब 255 तक का लॉस हम लेना चाहते हैं. तो अगर ऐसा है तो आप इतना लॉस बुक कर सकते हो. प्रॉफिट लॉस का हिसाब देखो आप. दिस मीन्स यू हैव गॉन लॉन्ग ITC. आप लॉन्ग मतलब आप लंबा खेलना चाहते हो, दैट्स वाई लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग मतलब आप समझ रहे हो ना कि 262 में लेना है 2.25 में एंड 275 में सेल करके निकलना है. तो 262.25 में लेना है और 275 में पहुंचना है. इसको कहते हैं लॉन्ग खेलना. एक होता है शॉर्ट खेलना, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्टिंग के लिए नहीं जा रहे हो. जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि थ्रू से भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है. शॉर्टिंग में क्या होता है, एक बार मैं जिनको आइडिया नहीं हो रहा है एक बार मैं बता देता हूँ. शॉर्ट सेलिंग भी होता है. नॉर्मल सबको लगता है कि बुलिश मूवमेंट से ही हम मार्केट में इनकम कर सकते हैं. बुलिश मतलब समझ रहे हो ना, बुलिश मतलब 262.25 में परचेज करना है और 275 मैं सोच रहा हूँ और इसमें मुझे सेल करना है. तो दिस इज योर बाय एंड दिस इज योर सेल. तो you will get a profit, you will book a profit 275 minus 262.25. तो इसका हो जाता है आपका 12.75 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो. तो ये एक होता है बुलिश मूवमेंट, और इसमें अगर आप सब सही प्रूव होता है तो आपका बुलिश मूवमेंट भी सही है और आपका प्रॉफिट भी सही है. लेकिन कभी कभी कोई ना शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट ऑपोजिट होता है. दिस इज नॉट अ शॉर्ट सेलिंग, इट्स अ लॉन्ग सेलिंग. ये जो मैंने आपको बताया ये लॉन्ग बताया. बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा, शॉर्ट सेलिंग होता है बियरिश मूवमेंट में. शॉर्ट सेलिंग होता है बियरिश मूवमेंट में. जब मार्केट बियरिश हो, प्लीज मुझे कोई एक बार बताओगे कि करेंटली आज के डेट में कोई बियरिश एक स्टॉक बताओ ना मुझे. ये बजाज शुगर में मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है. कोई अच्छा स्टॉक जो बियरिश है, कोई अच्छा स्टॉक जो बियरिश है. फ्राइडे वाला डेट में किसी को आइडिया है तो बता दो ना प्लीज. नहीं सर ये तो एकदम नहीं है. कोई अच्छा स्टॉक लेकिन बियरिश है. PVR पीवीआर बियरिश में जा रहा है. ओके चलो पीवीआर. जैसे देखो ये पीवीआर, ये आपको पता है पीवीआर क्या करता है. एंटरटेनमेंट कंपनी है, सिनेमा हॉल वगैरह चलाते हैं. चलो अच्छा एग्जांपल दिया. पीवीआर में आप देख सकते हो कि 1300 में चल रहा था, लेकिन लास्ट डे में मार्केट डाउन में गया. तो जो लोग शॉर्ट खेलना चाहते हैं ना वो क्या करता है, जो लोग शॉर्टिंग करना चाहते हैं ना वो पहले क्या करेगा, वो पहले क्या कर लेगा, वो 1257 में अभी चल रहा है ना, वो पहले इसको सेल कर देगा. पहले उसको सेल कर देगा 1300 में. जब इसका दाम 1300 चल रहा था, फर्स्ट लेग में आप 1300 में सेल कर दो. ऐसा होता है. ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये किसी क्लास में मैं चर्चा करूंगा. ठीक है, 1300 में सेल कर देना है और 1257 में जब आएगा मार्केट तब उसको बाय करना है. मतलब ये उल्टा होता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग. तो इसमें भी ना कोई चाहे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर इसमें पीवीआर इसको मौका देता है, मतलब जो ब्रोकिंग कंपनी है और जो ब्रोकिंग फर्म है और जो भी कंपनी है, ये अगर एग्री है शॉर्ट सेलिंग के लिए तभी होगा. ठीक है, अगर एग्री नहीं है तो ये शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल नहीं है. बट ये जो पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम नॉर्मली होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे. जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव मार्केट में इनकम करना चाहते हैं वो लोग मेनली इस तरह का मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड, दोनों ट्रेंड में इनकम कर सकते हैं. बट नॉर्मल जो मार्केट है उसमें थोड़ा बहुत चलता है शॉर्ट सेलिंग, थोड़ा बहुत. इसमें बहुत कुछ नहीं हो सकता, डिपेंड करता है. कभी कभी वो लोग फ्रीज भी कर देता है, शॉर्ट सेलिंग करने नहीं देता. ऐसा करता है ना सुमित? कभी कभी शॉर्ट सेलिंग करना बंद भी कर देते हैं. कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है. तो चलिए शॉर्ट सेलिंग तो हम लोग इंट्राडे में कर सकते हैं ना. हाँ, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं. ये भी एक पॉइंट है. और पता कैसे चलेगा कि फ्रीज किया हुआ है कंपनी ने या वो जैसे आप अगर आप करने जाओगे ना, जब भी आप करने जाएंगे उसी टाइम पे मतलब वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होने देगा. अच्छा. इवन आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा आपके ब्रोकिंग कंपनी की तरफ से. लेकिन बहुत सारा कंपनी करने देता है. इवन प्रिया, मोहितोष इज नॉट हियर नाउ. मोहितोष अच्छा कमाते हैं शॉर्ट सेलिंग में. मतलब मैं बहुत बार उसका शॉर्ट सेलिंग परफॉर्मेंस देखा हूं. काफी सर मैक्सिमम कंपनी करने আমি রিলায়েন্সের উপর করেছি. तो वो भी रिलायंस पे किया है. मैक्सिमम कंपनी करने देता है. যেদিন
হ্যাঁ, যেদিন আপনার অ্যাটাকটা হলো না, চায়না যেটা অ্যাটাক করলো, हाँ 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 সেই দিন আমি 2100-তে শর্ট মেরেছিলাম 20টা শেয়ারে ইন্ট্রাডে। अच्छा अच्छा আর 2050 মেবি এসে থেকে ছিল, পুরোটাই मैंने পেয়েছি। मतलब पर शेयर 50 करके হ্যাঁ, पर शेयर 50 करके कितना शेयर था 20টা ওয়ান মানে 20 10 টাইম তো লিভারেজ থাকে। अच्छा अच्छा दैट इज 1000 তাই তো হ্যাঁ, আর আরেকদিন করেছিলাম এই আগের দিন, যেদিন আপনার সিলভার লেক আবার ইয়ে করলো, সেদিন আচ্ছা ওই ইনভেস্ট করলো 70 টাকা 10টা শেয়ারে। 10টা शेयर है 70 টাকা वेरी गुड शुभ वेरी गुड परफॉर्मेंस ये शॉर्ट सेलिंग है ये भी एक बहुत अजब है कि मार्केट कब डाउन ट्रेंड जाएगा अगर आपको आप ट्रेंड का पता है आप डाउन ट्रेंड पे भी इनकम कर सकते हो और ये छोटा छोटा बुकिंग कभी कभी बहुत मजा देता है लेकिन हाँ टू मच नहीं करना चाहिए ठीक है टू मच ग्रीडी ना बनिएगा ठीक है ग्रीडी नहीं बनना है बट ये भी एक टेक्निक है इस टेक्निक से भी काफी अच्छा होता है बट एकदम पेशेंस के साथ नॉलेज के साथ कीजिए कभी पैसा नहीं डूबने वाला দাদা হ্যাঁ, এমনি শর্ট সেলিং করতে গেলে আপনাকে মিনিমাম 15 মিনিট 5 মিনিটের তো চার্ট পড়তেই হবে আর খবর Obviously, রাখতে হবে। वही तो मैं बोल रहा हूँ नॉलेज के साथ कीजिए कभी कुछ नहीं होगा लेकिन बिना नॉलेज का करने जाएगा तो पैसा डूबेगा ही ओके तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग है 900 টাকা ডুবেছিল, তাই জন্য ওটা আমি স্কয়ার অফ করেছি। ओके 900 का लॉस हुआ था तो तूने कवर कर दिया वेरी गुड चलो तो হ্যাঁ यहाँ पर হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রিলায়েন্সেরই উপর গেছিল দাদা। अच्छा वेरी गुड चलो तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि 262.25 में अगर आपने परचेस करने का सोचा था लेकिन मार्केट बाई करके लॉन्ग जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन मार्केट डाउन हो गया मार्केट 262.5 से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया डाउन ट्रेंड में 255 में चला गया तो आपका तो लॉस हो गया तो इफ द स्टॉक प्राइस ड्रॉप डाउन टू 255 द स्टॉप लॉस ऑर्डर गेट्स एक्टिव अब इसी टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस है ना ये हेल्प करता है एंड हिट्स द एक्सचेंज एंड यू विल बी आउट ऑफ द लॉस मेकिंग पोजीशंस एज लॉन्ग एज द प्राइस इज अबव 255 मतलब आपने सोचा कि 255 तक ही मैं लॉस बेयर करूंगा ठीक है ये डिपेंड करता है परसेंटेज टू परसेंटेज कि आप करके देखिएगा और ब्रोकिंग कंपनी के साथ कंसल्ट करके भी कर सकते हैं एक परसेंटेज होता है कंपनी टू कंपनी कि कितना परसेंटेज तक लॉस वो ट्रेडर को या इन्वेस्टर्स को करने देता है तो आप स्टॉप लॉस में ऐसे कोई सोचेगा नहीं मैं 262.25 में मार्केट में पैसा लगाऊंगा और जैसे ही 261 आ जाएगा अगर उससे नीचे आ जाएगा तो वो सेल कर दे ऐसा नहीं होता है एक सर्टेन अमाउंट तक उसका परसेंटेज होता है एज पर कोई सर्टेन रूल नहीं है बट वो कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है लेकिन यहाँ पर आपने सोचा कि 261 नहीं सर एक सिंपल आपने सोचा कि अगर स्टॉक 255 तक जाएगा 255 तक अगर कंपनी का शेयर चला जाता है इवन 255 क्रॉस भी कर सकता है बियॉन्ड 255 भी जा सकता है बट यू डोंट वांट टू बेयर टू बियॉन्ड 255 लॉस बट अगर आप इतने में अपना लॉस को बुक करके अपना लॉस को कम करना चाहते हो मिनिमाइज करना चाहते हो दैट इज 262.25 माइनस 255 दैट इज 7.25 का जो डिफरेंस है इतना पर शेयर का लॉस 7.25 पर शेयर का लॉस अगर आप बुक करना चाहते हो लॉस है ठीक है इतना लॉस लेके आप अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हो ठीक है स्टॉप लॉस ऑर्डर लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस 255 रखा लेकिन अगर स्टॉक 262.25 से 255 तक आया नहीं तो आपका ये स्टॉप लॉस बेकार हो जाएगा ये स्टॉप लॉस डॉर्मेंट हो जाएगा कोई काम नहीं करेगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 255 बियॉन्ड के लिए बनाया था या फिर 255 के लिए बनाया था अगर 255 को पास नहीं आता या 255 को क्रॉस करके नहीं जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं रखेगा तो उसके बीच में ही आप खुद से करोगे तो सेल कर सकते हो अदरवाइज वो ऐसा ही रहेगा लेकिन 255 क्रॉस करके निकल जाएगा तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो जाएगा और वो सेल होके निकल जाएगा जो ब्रोकिंग फार्म ही आपके बिहाफ में करके देगा नॉर्मली जो ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली स्टॉप लॉस लगा कर ही करते होंगे हाँ क्यों नहीं करेगा स्टॉप लॉस लगा के ही तो करना चाहिए तो इसमें क्या होता है ना लॉस होने का जो मतलब मुश्किल है वो कम हो जाता है हम लॉस एक सर्टेन अमाउंट तक लॉस लेना चाहते हैं हम पूरा का पूरा लॉस क्यों भुगते ठीक है तो ये कैसे पता चलेगा किस परसेंटेज में हर कंपनी जैसे आपने बताया कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेंटेज होता है स्टॉप ये लॉस एक परसेंटेज होता है वो आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं ना तो आप लगा के देखिएगा एग्जीक्यूट कर लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा या फिर आप ब्रोकिंग फर्म से भी थोड़ा डिस्कस करेंगे ना कि इसमें स्टॉप लॉस का क्या चल रहा है तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा ओके तो उनके पास खबर रहता है कि इसमें कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं चाहिए ठीक है एक सर्टेन परसेंटेज होता है उसका ठीक है वो आपको करते करते थोड़ा आदत भी हो जाएगा
नॉर्मली 0.5%, 0.10% मिनिमम एक गैप तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम 260 में खरीदा और 259 में स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं करता है। ओके, तो ये था स्टॉप लॉस रिलेटेड मैटर जो मुझे आज आपके साथ बोलना था। और भी कुछ पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये मैं नेक्स्ट दिन चर्चा करता हूँ। एक दिन में पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको भी पागल हो जाएंगे आप। आज मैं अभी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला पॉइंट में जाना चाहूंगा, ठीक है। अभी बाकी है ये जो है, इसमें अभी बहुत कुछ पॉइंट बाकी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास का चर्चा में रहेगा ये। अभी थोड़ा केस स्टडीज में जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज फर्क क्या है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट में? ये स्टॉप लॉस मार्केट में नेक्स्ट दिन चर्चा करता हूँ, ठीक है। बात करना है इसमें, मैं थोड़ा आज इसको स्किप करता हूँ। थोड़ा सा मैं रिलायंस ये बिग बाजार के बारे में मुझे थोड़ा चर्चा करना था, तो क्यों ना उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए और नेक्स्ट क्लास में उसको चर्चा कर लेंगे, क्या कोई बात नहीं। थोड़ा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस मिलजुल के चलते हैं ना। ये भी मैंने कुछ प्लान करके रखा था आज कि इससे कुछ सीखने वाला है सर। मतलब ये बिग बाजार का जो सेल हो गया, मैंने सिलेबस वाइज आपको मतलब मार्केट, स्टॉप लॉस और तीनों चीज बताया, और नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं आउट ऑफ सिलेबस पोर्शंस में आ गया, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बिग बाजार सेल हो गया। आप लोगों को खबर है ना? रिलायंस इसको लिया, लेकिन कितना लिया, क्या, क्यों लिया, और एज ए इन्वेस्टर्स भी आपको समझना चाहिए कि एक कंपनी का अप क्या होता है, डाउन क्या होता है, और क्यों अप में जाता है, क्यों डाउन में जाता है। और फ्यूचर ग्रुप एक बहुत बड़ा कंपनी है, और बिग बाजार के साथ इंडियंस का, हाँ बोलो। নট অনলি বিগ বাজার, প্যান্টালুনস তো ফিউচার গ্রুপের মধ্যে পড়ে, ওরও মনে হয় কিছু পার্সেন্টেজ নিয়েছে। नहीं पैंटालून्स इसका नहीं है, आगे सेल हो गया था आदित्य बिरला। पैंटालून्स पहले ही सेल हो गया था, वो आदित्य बिरला का था। और ইভিডেটা নিয়েছে না, ইভিডে আর এবিবি। হ্যাঁ, ইভিডে এবিবি, দেখ আমি বলছি অনেকগুলো ব্যাপার আছে, আমি বলছি প্যান্টালুন্স অনেক আগেই তো ফিউচার গ্রুপের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ তো এই যে সবাই যে ইমোশনস হয়ে গেছিস তোরা, सबको बहुत इमोशनल लग रहा है, क्योंकि सीरियसली टोटल 5টা না 6টা, टोटल 5টা ना হলে 6টা। हाँ हाँ, बिग बाजार के साथ वी ऑल आर वेरी कनेक्टेड, ठीक है। तो सेल तो बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन क्या खेल था, मतलब किशोर बियानी का क्या प्रॉब्लम हो गया था, वो क्यों नहीं इसको हैंडल कर पाया, ठीक है। ऐसा क्या एंड गेम हो गया इसका, और रिलायंस के सामने सरेंडर भी करना पड़ा। तो पूरा का पूरा खेल का रीजन हमें पता चला 29 अगस्त को, जस्ट कुछ ही दिन पहले, जस्ट 10-12 डेज बैक, 29 अगस्त रिलायंस ने इसको क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस किया दैट इट हैड एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल बिजनेस अक्रॉस द अपैरल, लाइफस्टाइल एंड ग्रोसरी सेगमेंट बाय पेइंग अप क्लोज टू 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ से इसको करीब परचेस किया, which means all the retail brands you know that is and love also, seriously हम सबको ही बहुत प्यार करते हैं। बिग बाजार, नीलगिरीज, ठीक है, ये कुछ ही 2016 में इसको एक्वायर किया था। एक साउथ का एक डेयरी फार्म था आई थिंक, फैशन एट द रेट बिग बाजार, एफबीबी, इजी डे, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, ठीक है। नाउ एंटर द रिलायंस टेबल। अब ये सब सारा का सारा चीज रिलायंस के पास चला गया, एंड विद द सेल बीइंग फाइनलाइज्ड, किशोर बियानी द मॉडर्न किंग ऑफ रिटेल, इसी ने सिखाया सबको कि किस तरह से रिटेल बिजनेस किया जाता है, और कैसे वॉलमार्ट मॉडल में इंडिया में बिग बाजार को बनाया, इसी ने सिखाया। लेकिन यही फेलियर हो गया। तो ये भी हमें एज ए इन्वेस्टर्स कुछ तो समझना चाहिए कि अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन फेलियर होता है तो इसके लिए भी कितना खराब वाला बात होगा, और इनका माइंड सेटअप का भी कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या माइंड गेम हो गया, ऐसा क्या फाइनेंशियल मैटर हो गया कि जो इसको मुश्किल में फेल दिया। तो विल ऑल्सो हैव टू टॉक, वॉक अवे फ्रॉम द एम्पायर ही painstakingly built and all these years, and he begs the questions, how on earth did we get here, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा क्या बात हो गया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रिटेल स्टोरी देख लेते हैं। इससे आपको ना सिर्फ बिग बाजार का स्टोरी नहीं क्लियर होगा, बिग बाजार को जानेंगे तो आपको करंट मार्केट आइडिया भी क्लियर हो जाएगा, मार्केट सिनेरियो पता चलेगा, और कोई भी बिजनेस मॉडल पे आपको एकदम इजीली मतलब आइडिया होगा कि क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। प्लीज आप लोग बहुत कनेक्शन करके सुनिए इसको। स्टोरी क्या है, द शॉर्ट आंसर इज सिंपल, विद द सक्सेस ऑफ बिग बाजार एंड द ऑफलाइन रिटेल बिजनेस, है ना, ये तो काफी पुराना है, 2002-3 के टाइम पे, 2002-2003 इस टाइम पे, मेनली 2005 में जाके एकदम फ्लोरिश हो गया।
2-3 से चालू हुआ, 5 में जाके एकदम फ्लरिश हुआ। उस टाइम पे जिस तरह से मार्केट में बिजनेस आना चालू हुआ इसका, BNE डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल वर्टिकल्स टू क्विकली बाय टेकिंग इन सरमाउंटेबल अमाउंट्स ऑफ डेप्ट। बहुत डेप्ट हो गया था इसका। He dabbled in financial service, insurance business, online retail, and a whole host of other things, while still struggling to steer off the offline retail business. लेकिन रिटेल बिजनेस को एग्जैक्टली जो सबसे मेन था उसका, वो संभाल नहीं पाया। एंड विद द कंपटीशन फ्रॉम द लाइक्स ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट ये इन्हीं की तरह बिजनेस करता है, ठीक है। डीमार्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसका एक पूरा नाम क्या है डीमार्ट का? इसका एक नाम है कंपनी का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है? एवेन्यू सुपरमार्ट। हाँ। डीमार्ट का पूरा नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका एक ब्रांड नेम भी है। ये राधा कृष्णन दमानी है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, कोई अगर गलत हो तो कोई मुझे सुधार भी सकता है। राधा कृष्णन दमानी बेसिकली ये राकेश झुंझुनवाला का गुरु है, ठीक है, इनका कंपनी है डीमार्ट। काफी बहुत फेमस इन्वेस्टर है बिजनेस का, राधा कृष्णन दमानी। इनका बिजनेस मॉडल भी सच में बहुत सोचने लायक है कि डीमार्ट बहुत ही छोटा मॉडल में बिजनेस करता है, लेकिन इसका प्रॉफिट सिनेरियो बहुत अच्छा है। इवन इसका शेयर का जो मतलब आप देखेंगे जो फ्यूचर ग्रुप नहीं कर पाया, मैं एक बार कंपेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजन तो ऑनलाइन मॉडल में है, बट डीमार्ट इज नॉट इन द ऑनलाइन मॉडल। लेकिन फिर भी देखिए बिग बाजार इतना बड़ा नाम भी था, जितना डीमार्ट उतना बड़ा नाम नहीं है इंडिया बेसिस में। डीमार्ट का नाम है कुछ जोन में है, बट बिग बाजार का नाम तो पूरा ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनल लेवल में भी बिग बाजार का नाम हुआ था, बट नाम काफी नहीं रहा बिकॉज मैनेजमेंट संभाल नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ मैं आपको दोनों चीज दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप देखिए फ्यूचर ग्रुप को, फ्यूचर शेयर प्राइस 106.40, अभी तो पूरा फ्लैटर चल रहा है, कोई इस पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता बिकॉज एकदम हालत खराब है, बिक गया। अब देख सकते हैं अगर आप लास्ट मैक्सिमम देखेंगे तो लिस्टेड हुआ था 200 पे करीब, नहीं 157 में लिस्टेड हुआ था करीब इस तरह का, और भी कम हो सकता है, यहाँ एग्जैक्ट डेटा में भी थोड़ा मिसिंग भी है। लेकिन आप देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट में गया था आई थिंक 2017 में 644-645 में, मतलब इस टाइम पे बिग बाजार अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुका था। इसका बूमिंग सिनेरियो था बिजनेस में। फिर धीरे धीरे आप में ही था काफी दिन तक, 2017 से लेकर 2018-19 के स्टार्टिंग तक बिग बाजार अपना बूमिंग सिनेरियो रखा था। बट आफ्टर 2019 के स्टार्टिंग से 2020 आते आते, ठीक है, कोरोना काल आते आते इसका बूमिंग से एकदम ये डिक्लाइनिंग सिचुएशंस में पहुंचा। मैं एक बार आपको डीमार्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए आप एक बार डीमार्ट का शेयर प्राइस से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इसका भी थोड़ा मार्केट डाउन में है करेंटली, बट इसको अगर मैं आपको मैक्सिमम सिनेरियो में दिखाऊं, लिस्टेड हुआ था आईपीओ आया था 350 के आसपास। गोपी है क्या? गोपी उस टाइम पे डीमार्ट का शेयर भी लिया भी था आई थिंक। गोपी कितना था? 350 ना? कुछ 350 में इसका आईपीओ आया था, मुझे एग्जैक्टली अभी इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये मार्केट में उसी दिन में लिस्टेड हुआ था सेकेंडरी मार्केट में। सर 350 था। 350 था, ओके मैं सही हूँ। 350 में इसका आईपीओ लिस्टेड हुआ था, और सेम डे पे जिस दिन लिस्टेड हुआ आई थिंक ये 300 लिस्टिंग हुआ था। 300 ओके 300 में लिस्टेड हुआ था, कोई बात नहीं। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसा मेरा फीलिंग है। देखिएगा आप लोग, हैप्पीएस्ट माइंड का कुछ ऐसा ही होने वाला है। सेम डे पे इसका 616 में सेम डे पे मार्केट ओपन हुआ था सेकेंडरी मार्केट में, मतलब आईपीओ आने के बाद सेम डे पे जिस दिन आईपीओ लिस्टेड हुआ उसी दिन मार्केट इतना लेवल में गया था सेम डे पे। तो कहने का मतलब है कि एवेन्यू सुपरमार्केट, हाँ हेलो, ডিমার্টের 300 হচ্ছে অফার প্রাইস ছিল আইপিওর, আর ওটা মার্কেটে হিট করেছিল 600 টাকা 700 টাকা এরকম, আর 900 টাকা একদিনে হাইয়েস্ট গিয়েছিল, মানে 3 টাইমস একদিনে। 3 टाइम्स, हाँ कुछ ऐसा, ठीक है, ओके ओके। तो इस तरह का स्टॉक के आया था ये, और करेंटली आप देख सकते हैं ज्यादा पुराना बात नहीं है, 2017 में आया था 2017 एंड दिस इज नाउ 2020। एक शेयर का दाम चल रहा है 2232। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यही नाम पे लिस्टेड है, डीमार्ट, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों बिजनेस मॉडल में एवेन्यू सुपरमार्ट स्टील, फाउंडर कौन है? राधा कृष्णन दमानी, एकदम सही बोला था मैंने। तो इसका एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड भी है, लेकिन ये ई कॉमर्स में बाद में आया, लेकिन पहले इसका मेनली बिग बाजार मॉडल ही इसका मेन मॉडल था। तो लेकिन ये सब बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ गया बिग बाजार, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड भी तो इन्होंने बनाया था, बट अल्टीमेटली उसको चूज करना पड़ा, उन्होंने नो चॉइस बट टू सेल द बिजनेस। सिमिलर लेवल का बिजनेस था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उनको हो चुका था। तो क्या माइंड सेटअप था उनका जिसके कारण थोड़ा स्टीफीनेस भी काम किया था, इसलिए ज्यादा स्टीफी नहीं होना चाहिए। But like I said, that is the short answer. The long answer is slightly complicated. Most people think Kishore Biyani was myopic, that he did not see the online revolution unfolding right before his eyes. But उनके पास औकात था, पैसा था, everything था, ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, लेकिन वो चाहते तो फ्लिपकार्ट को कम्पीट भी दे सकता था, फ्लिपकार्ट अमेजन को, बट उन्होंने ट्राई नहीं किया। But he simply is not true. Biyani was the thick of things when the e-commerce industry was beginning to take shape. Unfortunately, the company's foray into online commerce was marred by execution problem and intense competitions. उन्होंने प्रॉपर्ली ना मैटर को समझ नहीं पाया ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ, और कंपटीशंस को ना ठीक ठाक से बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लॉन्च किया था futurebazaar.com. The online storefront offered a wide variety of product and facilitated home delivery leveraging its offline storefronts. मतलब जो ऑफलाइन में वो सेल करता था, आप लोग सुनिए कि एक बिजनेसमैन क्या क्या कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा अलग सोचना, लेकिन एक होता है अलग सोचना और एक होता है जरूरत का सोचना। अलग सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट जरूरत का सोचना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कि आप देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। FutureBazaar.com in 2007, the online storefront offered a wide variety of product and facilitated home delivery. सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से आज के डेट में बिग बास्केट, अमेज़न, बिग बाजार कर रहा है, लिवरेजिंग इट्स ऑफलाइन स्टोर फ्रंट्स। मतलब ऑफलाइन स्टोर फ्रंट्स का जो रिस्क एरिया था कि जो लोग होम डिलीवरी पसंद करता था, उसको ही थोड़ा लेवरेज करके वो थोड़ा उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था। इनफैक्ट 2007 में ही, ठीक जिस उसी डेट का बात कर रहा हूँ जब मार्केट में फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ, फ्लिपकार्ट भी अपना ऑपरेशन 2007 में ही स्टार्ट किया था। बियानी वाज कन्विंस्ड द कंपनी वाज प्राइम फॉर सक्सेस। When asked about the potential advantage of buying from an online portal like Future Bazaar, he had this to say. उन्होंने क्या कहा था देखिए, रिटेलर्स वर्क ऑन वेरी लो ऑपरेटिंग मार्जिन। जो रिटेल होते हैं इस तरह का ग्रोसरी रिटेलर्स काफी लो मार्जिन में काम करते हैं इन एनी केस, सो देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शंस। तो ज्यादा कॉस्ट को कम करके मार्केट को नहीं लेना पॉसिबल नहीं है। प्राइस इज एन फंक्शंस फाइनली ऑफ बाइंग पावर। द बिगर द क्वांटिटीज बॉट, जितना ज्यादा क्वांटिटी का बाई करेंगे द बेटर द प्राइस। लार्जर रिटेलर विल ऑलवेज एंजॉय प्राइस एडवांटेज। मतलब जो लार्जर रिटेलर है उनको हमेशा प्राइस एडवांटेज मिलता है एवरेज में। इफ ए लार्ज रिटेलर गोज ऑनलाइन, हिज बाइंग पावर इंश्योर्स दैट ही हैज अ सस्टेनेबल कॉस्ट एडवांटेज ओवर अदर स्मॉलर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस। वी विल टिपिकली सेल एट प्राइसेस दैट आर द सेम एज और सिमिलर टू द बेस्ट प्राइस इन द रियल वर्ल्ड। मतलब बेसिकली वो ऑनलाइन में टोटल में आना पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट में टोटल ऑनलाइन में आना उनके फितरत में नहीं था, या फिर उनका मतलब उनको पसंद नहीं था मैटर, वो उस तरह से देख नहीं रहा था जिस तरह से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इवन डीमार्ट ने भी सोचा था, उन्होंने नहीं सोचा था। एंड क्या हुआ के बाद देखिए, एक एक करके पूरा का पूरा स्टोरी धीरे धीरे देखिए। एंड फॉर मोस्ट पार्ट दिस असेसमेंट, ये वाला concept, and for most part this assessment was entirely accurate. Large retailer enjoy economies of scale, है ना। मैक्सिमम टाइम में उसी टाइम पे देखा गया था कि बियानी का ये कॉन्सेप्ट एकदम सही था कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर इवन बिग बास्केट जैसा कंपनी वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था। दे कैन बाय इन बल्क एंड ऑफर द बेस्ट प्राइस टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स सो लॉन्ग एज यू आर कॉम्पिटिंग विद द अदर रिटेलर्स। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विद द रिटेलर? आपको तो कंपटीशन करना चाहिए। उन्होंने सोचा था मुझे किसी के साथ कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए। 2007 में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था जिसमें सचिन बंसल एंड बिनी बंसल बिगन ऑपरेशन एट फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट बना चुका था वो लोग, एंड ऑल्दो एट द टाइम दे वर ओनली सेलिंग बुक्स। 2007 में फ्लिपकार्ट सिर्फ किताब बेचता था, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। दे वर ऑलरेडी ऑफरिंग कस्टमर्स ए बेटर एक्सपीरियंस एंड डीप डिस्काउंट्स, आल्सो विद ए स्लीव ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म बैकिंग द कंपनी। हाँ, सॉफ्ट बैंक था, टाइगर कैपिटल था, काफी बड़ा बड़ा कंपनी उसको बैक भी कर रहा था। फ्लिपकार्ट के पास
बिजनेस को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे फंड भी इकट्ठा होते गया। दोनों अमेजन में काम करता था, सचिन एंड बिनी दो फ्रेंड है, लेकिन फिर बाद में वो लोग छोड़ के बिजनेस में आ गया, अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाया, लेकिन स्टार्ट किया बैंगलोर एरिया में किताब बेचने के थ्रू से। फिर क्या हुआ देखिए, धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट अभी भी नहीं आया। Wherewithal to play the long game even in the face of mounting losses. Future Bazaar, on the other hand, did not have that kind of leeway. Biyani would go on to confess that 300 to 350 crores trying to turn around the online enterprise. करीब इतना के आसपास का उसका लॉस भी हुआ और ऑनलाइन एंटरप्राइज के साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था धीरे धीरे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन क्या पॉपुलैरिटी मिला है इस कुछ दिनों में, लास्ट कुछ सालों में। In 2013 he tried his luck once again with Big Bazaar Direct. ये भी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था, जिस कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था। प्रॉपर ऑनलाइन के साथ वो कर नहीं पाया futurebazaar.com में, फिर उन्होंने बिग बाजार डायरेक्ट चालू किया। दिस टाइम उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट अप्रोच की, हर एक छोटा छोटा एरिया में एक एजेंट रहेगा बिग बाजार का एजेंसी लेके, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में, और वो फ्रेंचाइजी लोकल घर घर में जाके ऑर्डर कलेक्ट करेगा, ऑनलाइन में डिजिटली कलेक्ट करेगा, और ऑर्डर कलेक्ट करके फिर वही ऑर्डर बिग बाजार ही पूरा का पूरा स्टॉक वगैरह सब बिग बाजार का होगा। उनको क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट करना है और डिजिटल लेवल में ऑर्डर को बिग बाजार को प्लेस करना है, फिर नियरेस्ट स्टोर से बिग बाजार उसको उनके घर में जमा करेगा। लेकिन ये वाला खेल भी ना चला नहीं। This model never took off and Biyani had to shut our operation in 2016 after losing more money. मतलब बिग बाजार डायरेक्ट वाला प्रोग्राम जो ऑनलाइन को कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने बनाया था, ये वाला स्टोरी भी ना, ये वाला कॉन्सेप्ट में भी उन्होंने काफी पैसा डूब गया उनका, और ये भी फेल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनमें भी था, बट कंप्लीट ऑनलाइन नहीं करना चाह रहा था वो। कंप्लीट ऑनलाइन में उनको प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, करते तो शायद अच्छा होता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, अपने डिसीजंस में चल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, then there was a ill-fated acquisitions, एक ill-fated acquisitions क्या, फैब फर्निश बोल के कंपनी है, एन ऑनलाइन होम स्टोर दैट सोल्ड फर्नीचर। आप सबको पता है ना बिग बाजार का जो फर्नीचर कंपनी है, क्या नाम है उसका, बिग बाजार का होम टाउन है ना। ওদের তো নিজেরও একটা ব্র্যান্ড আছে কোরিও বলে, ইলেকট্রিক্যাল প্রোডাক্ট, कोरियो इलेक्ट्रिक में है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि फर्नीचर्स में, मतलब फैब फर्निश ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। Biyani admitted in a Business Standard interview that Fab Furnish was teaching him how to not run an e-commerce business. मतलब क्यों e-commerce business करना नहीं चाहिए। He bought the company for about 20 crore from Germany-based Rocket Internet in April 2016. He tried to merge with the furniture retailer arm Future Group in, did not help. He put it on the block hoping someone who take it off and hands, and now he plans to shut it down. It was an asset-light model that failed. On the offline front, things were not rosy either. मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, फैब फर्निश को एक्वायर करना 20 करोड़ में, ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस, ये मॉडल भी बियानी ने फ्लोरिश नहीं कर पाया। तो एक एक करके मॉडल वो कोशिश कर रहा है कंपटीशन देने के लिए, बट धीरे धीरे कर रहा है, टाइम टू टाइम नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए वो उसने कितना कोशिश किया। बैक इन 2017 Kishore Biyani promised to spend 100 crores in a bid to roll out a new ambitious retail strategy. The plan was to offer 10% discount on all orders made in its small format stores. छोटा छोटा, जिसमें क्या है, Easy Day, Nilgiris and Heritage Fresh. ये तीनों जो स्टोर है अलग अलग जोन में इंडिया का, Easy Day, Nilgiris and Heritage Fresh बोल के जो ब्रांड था, जिन्होंने उसको परचेस किया था, एक्वायर किया था, इनको यूज करना चाहता था। लेकिन इसके लिए इन्होंने सोचा, and prospective customers could avail this benefit if they subscribe to a special membership by paying a yearly fee of 999. बस आपको एक ईयरली मेंबरशिप फी देना है 999 का। तो अगर आप मेंबर रहेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एवरी परचेस में। द होप वाज टू इवेंचुअली ऑगमेंट द बाइंग जर्नी विद टेक, बट यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो गया, कॉस्टिंग प्रॉब्लम। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कॉस्टिंग कैसे फेलियर हो गया। जैसे कि आप सबको पता है सीएमए या आईसीडब्ल्यूए होते हैं जिनको कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए बनाया जाता है इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1959 के हिसाब से। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट जो है या सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटेंट का कुछ काम यहाँ पर बात ठीक बना नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या फेलियरिटी रहा है। यहाँ पर 999 पे मेंबरशिप, पर ऑर्डर पे 10% का डिस्काउंट, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 10% डिस्काउंट, 999 का मेंबरशिप फीस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, ये वाला
इजी डे, नीलगिरी और हेरिटेज को भी इन्होंने क्यों नहीं चला पाए? ऐसा क्या हो गया था? प्रॉब्लम यही हो गया था, मैनेजमेंट प्रॉब्लम. The only problem, however, was that the company had to focus on new store. आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप न्यू स्टोर का बात करते हैं, आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ता है. क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? मतलब जहां ऑनलाइन कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट ये अपना फिक्स कॉस्ट को कट कर देता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे कंपनी अपना फिक्स कॉस्ट को काट करता है, ऑनलाइन मोबाइल को ही इन्होंने जो कुछ भी करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करता है. कहीं किसी ने भी हम लोग फ्लिपकार्ट का स्टोर मतलब ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट नहीं देखता, लेकिन जहां ये लोग कॉस्ट को कटिंग कर रहा है अपना मॉडल के कारण ही ये लोग कॉस्ट कट कर पा रहा है. तभी तो अमेजन आज वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 में पहुंच गया, और जेफ बेजोस इनका नंबर 1 आज वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी है, जेफ बेजोस. तो इनका कॉस्ट कटिंग हो जाता है बिकॉज इनका कोई फिक्स्ड ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट नहीं है. क्या आप लोग मेरा पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हैं? हेलो. हाँ सर. लेकिन देखिए यहाँ पर बिग बाजार जो इतना बड़ा कंपनी चलाते हैं, ये न्यू स्टोर बनाने का सोच रहा है, क्योंकि इजी डे, नीलगिरी एंड फ्रेश हेरिटेज का जो बात यहाँ कर रहा था, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस को ये खरीदा था और उनके थ्रू से अपना डिलीवरी को बिल्ड करना चाह रहा था. द ओनली प्रॉब्लम है द कंपनी हैज स्टोर एक्सपेंशन टू मेक द ऑफरिंग मोर अट्रैक्टिव. आफ्टर ऑल, इफ यू आर गोइंग टू बी अ सब्सक्राइबर, you would want easy access to the store. So if Future Group had 30 easy day stores spread across each city, हर शहर का, like कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह में एक शहर में अगर 30 easy day store होगा, तब जाके maybe it would be an attractive proposition, but they never got that number. Each city में 30 easy day shop उन्होंने नहीं build कर पाया. And when the company fell short, they realized they had spent a lot of money. They could no longer recover. In fact, the easy day store chain never broke even. इवन ब्रेक इवन भी नहीं कर पाया, जितना पैसा लगाया था उतना भी वापस नहीं आया. इट इज स्टिल ए लॉस मेकिंग एंटरप्राइज. क्या आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हैं कि कहां पे खेल छुप गया है? मतलब ये जब ऑनलाइन मॉडल सस्ता हो रहा है, तब ये क्या सोच रहा है कि ये हर शहर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग खरीद के नहीं, स्पेशली रेंट पे या लीज पे लेके ये बिग सिटीज पे, लाइक कोलकाता में, ठीक है, लाइक मुंबई में, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इवन स्मॉल सिटीज लाइक पटना, जमशेदपुर, हर शहर में ये अपने आप को स्प्रेड तो कर रहा है. लेकिन क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं? स्प्रेड करने के साथ साथ ब्रांड का प्रमोशन तो होता है, लेकिन ब्रांड के प्रमोशन के साथ साथ कॉस्ट भी तो काफी होता है. ये पूरा कॉस्टिंग का खेल हो गया. जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या सुविधा मिला? जस्ट एक छोटा सा चीज देखिए आप. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुविधा ही हुआ, इनको जो भी खर्चा करना पड़ा ये सिर्फ अपना डिलीवरी पे खर्चा किया. और जो भी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये फ्लिपकार्ट का ये प्लेटफॉर्म को बनाने में ज्यादा खर्चा है या मेंटेन करने में ज्यादा खर्चा है, या फिर एक घर भाड़ा लेके, एक घर रेंट पे लेके करने में ज्यादा खर्चा है? मैं आपको एक सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, क्योंकि मैं भी वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरा एक टीम है, वो लोग काम करते हैं. मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ. शायद फ्लिपकार्ट का सर्वर वगैरह थोड़ा हाईफाई होगा, लेकिन एक सिंपल आपको बता रहा हूं कि एक आज की डेट में एक वेबसाइट बना के बिजनेस करना, वेबसाइट डेवलपमेंट करके बिजनेस को डेवलप करना काफी सस्ता है. जहां पर आप 10,000 में एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो मिनिमम. मैक्सिमम 1 लाख खर्चा हो सकता है, बट वन टाइम कॉस्ट 10 to 12,000 में आपका एक ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है, जहां पर अगर आप एक मिनिमम लेवल पे, आपको मैं एक बेसिक सेटअप कॉस्ट बता रहा हूँ, एक फिक्स कॉस्ट बता रहा हूँ. मतलब फ्लिपकार्ट तो काफी खर्चा करता होगा ऑनलाइन पे, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ. एक सिंपल दुकानदार अगर ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट में मतलब एक घर भी भाड़ा एक लोकल एरिया में लेना चाहता है, जैसे कि मैं केष्टपुर VIP रोड या लेकटाउन एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि केष्टपुर काफी सस्ता है, थोड़ा लेकटाउन थोड़ा महंगा है. केष्टपुर लेकटाउन में अगर कोई एक घर भाड़ा लेना चाहेगा, एक दुकान, सिंपल दुकान, एक 200 स्क्वायर फीट का एक दुकान भाड़ा लेना चाहेगा, तो इसका 10,000 का भाड़ा है मंथली. क्या मैं सही बोल रहा हूं? यही चीज यहां पर भाड़ा हो जाएगा 15,000 मंथली. तो बिग बाजार भी करता तो कुछ इसी तरह से करता ना. अगर यही सॉल्ट लेक में होता तो इसी का भाड़ा हो जाएगा करीब 30,000 का, थोड़ा डबल या 25,000 का, मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. तो ये मंथली कॉस्ट में जो बन रहा है, ये
एक टाइम पे ये एक ऑनलाइन स्टोर बन सकता है, बस मैटर है डिलीवरी का। और आजकल पब्लिक इस मैटर के साथ काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर लेता है। तो ये अच्छा था कि इतना ज्यादा ना करके, क्योंकि उनके पास पैसा भी था, उनके पास मैनेजमेंट था, उनके पास टीम था, एवरीथिंग बिग बाजार के पास था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना सोचा। उन्होंने सोचा कि वो कन्वेंशनल मेथड पे चलना चाहेगा, तो चलते तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वेंशनल वे न्यू वे के साथ कंपीट नहीं कर पाया। जो प्रूव कर रहा है, आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कोई आउटसाइड वर्ल्ड्स में तो नहीं हूँ, जो आप देख रहे हैं वो भी मैं भी देख रहा हूँ। तो ये 30 इजी स्टोर वाला कॉन्सेप्ट तो काम नहीं किया। मतलब वो हर एक शहर में 30 इजी स्टोर, इजी डे स्टोर, मतलब थोड़ा कॉस्ट तो ज्यादा लग जाएगा ना बिग सिटीज में, और जैसे बिग बाजार जैसे ब्रांड होगा भाड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो एंड थ्रू इट ऑल द कंपनी एंड इट्स प्रोमोटर amassed massive amounts of debt, a loan burden totaling 30,000 crore। 30,000 करोड़ का लोन चढ़ गया सर, देखिए आप। Meanwhile, किशोर बियानी had pledged most of his shares, फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर्स है उसको भी उन्होंने प्लेज कर दिया, कोलैटरल में दे दिया बैंक से लोन लेने के लिए। Facilitate this borrowing program when the shares lost value, even जब धीरे धीरे बिजनेस का लोन बढ़ रहा है तो शेयर का वैल्यू तो गिर जाएगा। आप लोग बात समझ रहे हैं ना? अगर बिजनेस का लोन बढ़ रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको फ्यूचर ग्रुप का शेयर दिखाया कि 2019 के बाद लोगों का फ्यूचर ग्रुप के प्रति एक जो धीरे धीरे ये देखिए 19 के बाद धीरे धीरे इसका शेयर प्राइस गिरने लगा। तो मार्केट में जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, लाइक LIC वगैरह जो है, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका भी तो फेथ इनके प्रति धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल मेथड है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस कम हो रहा है, लोन बर्डन बढ़ रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। तो अगर ऐसा करता जाएगा तो कंपनी का जो शेयर का वैल्यू भी गिर जाएगा, और शेयर का वैल्यू गिरने के बाद लोन का भी जो बर्डन है वो और बढ़ गया, क्योंकि शेयर को कोलैटरल किया था। मैं भी सब मानो कि जब शेयर का दाम 530 597 के आसपास चल रहा था, उस टाइम पे शेयर को कोलैटरल किया था तो काफी अच्छा वैल्यू मिला था शेयर को कोलैटरल करके। लेकिन जब शेयर का वैल्यू 150 में चला आया, 70 में चला आया, तो क्या सेम वैल्यू मिलेगा? हेलो, क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब शेयर का दाम ज्यादा था उनको लोन में ज्यादा अच्छा, लोन का जो बर्डन था वो कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही शेयर का वैल्यू गिर रहा है तो लोन का बर्डन तो ज्यादा हो रहा है। क्या इस पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं? प्लीज बताना मुझे। है दादा, कुछ ज्यादा ही फाइनेंशियली डीप मैटर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका शेयर को आप गिरवी रखते हो, तो उसका वैल्यू जब गिर जाएगा तो आपका लोन का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा ना, और उसको लोन का बर्डन भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही लोन का बर्डन बढ़ जाता है तो आपको क्या करना होता है? आपको घर से पैसा देना पड़ेगा, जो देना पड़ा इनको, देखो जो इनको देना पड़ा। When the share lost value, he was expected to top up the collateral, मतलब collateral को टॉप अप करना पड़ रहा है, जैसे हम लोग फोन में टॉप अप भरते हैं। With more funds he did not have access to, and with COVID wreaking havoc, there was a very little to he could be except selling most of the business to Reliance। और फिर धीरे धीरे उनको रिलायंस को बिजनेस सेल करने का नौबत आ गया, जो चीज हम आप सबको ही देख रहे हैं। ये देखिए, ये ग्राफ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फ्यूचर ग्रुप ने क्या क्या सेल किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिग बाजार, नए इंडिया का बाजार अभी रिलायंस का हो गया। इजी डे क्लब, पड़ोस की दुकान, ये भी चला गया। FBB, ठीक है, फैशन एट द रेट बिग बाजार। सेंट्रल, ठीक है, ये भी चला गया। फ्यूचर लाइफस्टाइल में ब्रांड फैक्ट्री चला गया। इसका 293 बिग बाजार का स्टोर है, इसके अंदर फ्यूचर रिटेल के अंदर 95 FBB का स्टोर है, एंड 1150 प्लस कन्वीनियंस स्टोर लाइक इजी डे क्लब, नीलगिरी, ये सब है। फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंदर 48 सेंट्रल का स्टोर, 100 फ्लोर ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट एंड 196 EBOs, ठीक है, मतलब इसी तरह का जो बिजनेस है ये सब। एंड फ्यूचर सप्लाई चेन को भी इन्होंने दे दिया, मतलब जो डिलीवरी चेन है, जैसे आप लोग मार्केट में देखते होंगे फ्लिपकार्ट का जो कंपनी है वो क्या है? ई-कार्ट है ना। फ्लिपकार्ट का बैग में देखे होंगे आप लोग, ई-कार्ट लॉजिस्टिक है। इसी तरह इसका है FSC, फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड, इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सप्लाई चेन, इसी को भी रिलायंस ले लिया। तो ये सब सारा का सारा रिलायंस ने 25,000 करोड़ अप्रोक्स में ले लिया है। कौन सा मिला नहीं है, मतलब उसका जो डेब्ट बर्डन था 30,000 करोड़ का, वो तो सर ये लोन चुक गया, उसका लोन तो चुक गया। में भी कुछ बड़ा करेगा फिर से किशोर बियानी। लेकिन फ्यूचर जनरली जो इनका इंश्योरेंस बिजनेस है वो इन्होंने नहीं बेचा। एंड गोल्डन हार्वेस्ट एंड टेस्टी ट्रीट, आप लोग बिग बाजार में विजिट करोगे तो ये ब्रांड आपको अभी भी दिखेगा, ठीक है, अभी भी दुकान में जाओ तो मिल जाएगा। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड में मैन्युफैक्चरर रेंज फॉर फूड एंड FMCG प्रोडक्ट,
ये जो दोनों हैं ये फ्यूचर ग्रुप अपने पास अभी भी रखा है। इसमें ये गोल्डन हार्वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेस्टी ट्रीटी मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये इंश्योरेंस एंड रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो ये दोनों ब्रांड ये अपने पास रखा है, अभी भी इनके पास है। तो ये रहा फ्यूचर का करंट सिनेरियो, जो आप लोग किशोर बियानी का करंट सिनेरियो आप लोगों ने देखा। बस सर, कहानी तो मैंने आपको काफी बोल दिया, बस कुछ कंक्लूजन ही खींचना है अभी। तो किशोर बियानी का बिजनेस के बारे में आपने काफी कुछ देखा, सुना भी। किशोर बियानी once said in an interview, एक इंटरव्यू में वो बोल रहा था कि मोस्ट पीपल, देखिए प्लीज सुनिए, मोस्ट पीपल आर ट्रेन टू बी प्रिजर्वर्स, इट इज ग्रेट टू बी ए प्रिजर्वर। अगर आप कुछ चीज प्रिजर्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना बहुत बड़ी बात है। बनाना एक चीज होता है, उसको प्रिजर्व करके लाइफ लॉन्ग रखना वो भी एक बहुत बड़ा चीज है। बट फॉर अस whoever has to create has to destroy, जो बनाते हैं वो एक गाना है, आप सुनोगे पंकज उदास के गले में, एक श्री कृष्ण भजन है एक शायद, कि तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, हाँ तुझी में ही, ऐसा कुछ है। तो वैसे इसी तरह वो भी बोल रहा है किशोर बियानी, for whoever has to create has to destroy, without destroying you cannot create anything new, that is also the law of nature, look at this season, everything gets destroyed, कोरोना को बोल रहे हैं, to create something new, हर सीजन में भी ऐसा होता है, एक चीज एक डिस्ट्रॉय होते हैं तभी एक नया सीजन भी आता है। बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस डज नॉट टेक एनी क्यूज फ्रॉम नेचर, does not take any cues from nature. None of the business schools takes anything from nature. One cannot go against the flow of nature. आप nature के against में नहीं जा सकते. In our group, we don't follow business principles. We follow the principles of nature. We never do anything against the flow of nature. And when you follow the principles of nature, ideas will get destroyed and recreated. आप बना भी सकते हो, फिर नए से बिगाड़ भी सकते हो और फिर से न्यू बना सकते हो। तो ये इनका एक पॉजिटिव नोट था, ठीक है, ये एक पॉजिटिव नोट था क्योंकि वो फिर से शुरू करेंगे, आई एम डैम श्योर वो फिर से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ कहा, कुछ फेमस बिजनेस ने। सो टू क्लेम किशोर बियानी फेल्ड एंटरप्रेन्योर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? एकदम नहीं कह सकते। मैं तो एकदम नहीं मानता कि फेल्ड है, कि उन्होंने इन्होंने दिखाया कि रिटेल बिजनेस क्या होता है। एज एन एंटरप्रेन्योर इज एन affront to very notion entrepreneur. If there were no entrepreneur and risk takers, this world would be pitiful existence, rife with banality. It would be a sorry place to live. मतलब ऐसा जगह में जीने का क्या मतलब है जिस जगह में एंटरप्रेन्योर नहीं है। As the German philosopher Nietzsche professed the secret of harvesting. Please एक बार इसको सुनिएगा, बहुत गजब का लाइन है। The secret for harvesting from existence, जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं एकदम शुरुआत से, the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment is to live dangerously. क्योंकि जब एक पेड़ भी उगता है ना, उसको हर एक डेंजर सिचुएशन को क्रैक करके निकलना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप उसी जगह का है जो आज बियानी के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। बट हाँ, ऑलवेज अपने आप को रेडी रखना है हर सिचुएशंस के लिए, तो शायद जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। And Kishore Biyani did just that. He was a risk taker, a man who changed the face of modern retail, and there is absolutely no shame in buying out the grace. जो बेचा इन्होंने कितना सही किया, गलत किया, ये तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट करेंटली हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी रिटेल बिजनेस के लिए किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत कुछ किया, लेकिन अच्छा होता कि अगर समय के साथ साथ उन्होंने अपना मॉडल को चेंज करता, ये मेरा पर्सनल मानना है। समय के साथ साथ अगर मॉडल को चेंज करता, बिकॉज उनके पास पावर, मनी, एवरीथिंग था, मैन पावर, सबसे मेन चीज मैन पावर, ठीक है, मैन पावर सब कुछ उनके पास था। वो चाहते तो कर सकते, लेकिन आई थिंक फिर से रिफ्रेशली वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बियानी का खेल जो मैंने आपको बताया, इससे मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन आपको देना चाहता हूँ। एक बार प्लीज 2 मिनट का खेल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर रिटेल का स्टॉक आपके सामने है, ये शेयर का ट्रेंड आपके सामने है। जब आप किसी शेयर में, मैं जितना समझता हूँ कि फ्यूचर रिटेल फाउंडेड हुआ 1987 में और बिग बाजार फॉर्म हुआ आई थिंक 2002-3 में। बिग बाजार का पहला स्टोर ऐसा ही कुछ होगा, 2002-3-4 ऐसे टाइम पे हुआ है। मतलब जब किसी बिजनेस में आपको 2001, थैंक यू शंकर जी, 2001 में बिग बाजार स्टार्ट हुआ। मेरा पर्सनल मानना है कि जब इन्वेस्टर बनना है आपको, वैसे मुझे इन्वेस्टर के
पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है। ये इन्वेस्टर अगर आपको बनना है, आप बिजनेस का उस स्टार्टिंग पोजीशंस पे इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि 2001 में जब बिग बाजार ने स्टार्ट किया था, ठीक है, बिग बाजार को स्टार्ट किया था फ्यूचर रिटेल ने, तो आप अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो अब ऐसा बिजनेस ढूंढो कि जो इन्वेस्ट अभी हो रहा है, अभी बन रहा है, और उनके साथ चलो और उनके बारे में सोचो कि जैसे कि बियानी बना है तो बियानी सब कुछ सही बोल रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, ऐसा नहीं है। बियानी भी गलत हो सकता है और बियानी गलत हुआ है, बियानी गलत हो नहीं सकता, बियानी गलत हुआ भी है। तो आपका सोच बियानी से अगर आगे रहेगा तो एज ए इन्वेस्टर आप बहुत आगे जाओगे, जो राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बफेट कर पाता है, जो बिजनेसमैन से भी आगे सोच लेता है। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। इन्वेस्टर बिजनेसमैन से आगे सोचता है तभी वो उनके बिजनेस पे, मतलब जो हमारा नहीं है हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं। आप सोच सकते हो, जो मेरा नहीं है मैं उस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब मैं कितना बड़ा सोच सकता। तो अगर आपको सच में बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना है, जब चाहो शुरू हो जाओ, लेकिन आप बिजनेस पे तब इन्वेस्ट करो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मतलब बेटर यही होता कि 157 में इन फ्यूचर रिटेल को खरीदते और फिर 5 कुछ ऐसा पोजीशंस पे, आई थिंक 650 या समथिंग जो चल रहा था, 650 के आसपास में इसको बेच देते तो दैट इज द बेस्ट डील होता, बेस्ट डील होता। लेकिन अगर आसपास में भी होते तो भी समझ जाते, लेकिन अभी भी अगर कोई फ्यूचर रिटेल को यहां तक भी पकड़ा हुआ था तो वो गलत कर रहा था। तो आप बिजनेस का स्टार्टिंग में उसको लीजिए, ठीक है, तभी रिच बनते हैं सर। जब बिजनेसमैन के आगे आप सोच सकते हो तभी आप एज ए रिच इन्वेस्टर बन सकते हो। स्टार्टिंग में लीजिए, टॉप में बूम सिचुएशंस में छोड़ दीजिए और फिर इन्वेस्टर होके निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको भी समझ जाता है कि बिजनेस धीरे धीरे गिरने वाला है। तो ये सीख मुझे बिग बाजार से मिल रहा है, तो मैं भी आपके साथ शेयर किया। दैट इज द लर्निंग व्हिच व्हाट आई लर्न फ्रॉम द फ्यूचर रिटेल फेलियर, या फ्यूचर रिटेल का जो एंड एरा था, इससे मैं ये सीखा एज ए इन्वेस्टर्स, मैं ये सीख रहा हूँ। मैं भी आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा कंपनी चूज कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। हाँ, झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, इनको एडमायर जरूर कीजिए, बट मेरा पर्सनल मानना है कि आप खुद सोचिए, खुद अपना फाइनेंशियल नॉलेज एनहांस कीजिए। कॉस्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, टैक्स, सारा का सारा मैटर का नॉलेज को ग्रो कीजिए। कैसे करना है आपके पास है, आपका टाइम है, लेकिन आप सोचिए, आप समझिए, आप देखिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो एरिया है बहुत ग्रो करेगा। ये मेरा एकदम पूरा भरोसा है मुझे। यही था जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। अगर आप लोगों को কথা বলবো? यस प्लीज प्लीज। এই পুরো ব্যাপারটা শুনে বড্ড ইমোশনাল লাগছে লোকটার জন্য। মানে কত কিছু করলো তারপরেও ফেলিয়ার হয়ে গেল। देख, सक्सेस फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये भी है, एक और एक फेमस इंसान भी है जी का, सुभाष चंद्र अग्रवाल। जी नेटवर्क मीडिया मोगल कहा जाता है उनको। सुभाष चंद्र खाई तो, हाँ, सुभाष चंद्र अग्रवाल, अग्रवाल, ठीक है, मतलब वो भी बहुत गजब का डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टरेट भी मिला एज ए बिजनेसमैन, मीडिया मोगल भी कहा जाता है। उनका भी बिजनेस मॉडल, उन्होंने नेटवर्किंग में जो किया था इंडिया में वो भी सोचने लायक था, लेकिन उनका भी बिजनेस मॉडल चला नहीं। वो भी কিছু শুনতে পাচ্ছি না রে তোর কথা। একটা জিনিস এর থেকে বুঝলাম, গোপী মিউট কর, তোর কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না। বলছি এই জিনিস থেকে একটা জিনিস বুঝলাম, কোনো বিজনেসে যদি ইনভেস্ট করতে চাই, যেটা আমি মোটামুটি চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে পুরোপুরি তাদের ফিউচার প্ল্যান কি করতে চায়, মানে ওই রিপোর্ট থেকে, অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে তাদের সবকিছু জেনে তারপরেই लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जाओ। ऑब्वियसली दैट इज द रीजन। मैंने मेरा बिग बाजार के बारे में इतना सारा चीज बात करने के पीछे एक ही रीजन था, मुझे बिग बाजार के फेलियर में इमोशंस दिखाना का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज यहाँ इमोशंस का जगह है लेकिन अपने पर्सनल लेवल में रहना चाहिए। बट ये इन्वेस्टमेंट का क्लास है, इसमें इमोशंस कम, आपका फाइनेंशियल नॉलेज पे आप ज्यादा जाओ। रोशनी, मैं थोड़ा सा आपके बात के साथ एग्री नहीं हूँ, आप पर्सनली इमोशनल हो सकते हो, बोलो। আরেকটা দাদা যা দেখলাম, মানে টাইমের সাথে কোম্পানিগুলোকে নিজেকে আপগ্রেডেশন রাখতে হবে, না হলে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। ইনভেস্টরদের সাথে যারা গ্রুপ লিডার আছে তাদের মত পার্থক্য চলে আসবে অবভিয়াসলি। এক্স্যাক্টলি, ইনভেস্টমেন্টে আপগ্রেডেশন রাখতে হবে। কিসে আপগ্রেডেশন রাখতে হবে গোপী, বুঝতে পারলাম না।
इंटरप्रेन्योर एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योर को ऑलवेज अपडेट रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी মানে আপডেট রাখতে হবে, নাহলে উপর বলে পড়ে যাবে। बिजनेसमैन मतलब ही आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, और इन्वेस्टर के हिसाब से आपको बिजनेसमैन से आगे सोचना है। तो फिर ये जो वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड में आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बट नॉलेज एनहांस करना है, समय के साथ चलना है, डायनामिक होना है, तो बहुत आगे जा सकते हो। দেব কিশোর বিহারী মানে ফিউচার গ্রুপও বেসিক্যালি ইতেই যাচ্ছিল, এক্সপ্যানশন মোডেই যাচ্ছিল, এক্সপ্যানশন মোডে যাচ্ছিল, তারপরে ওরা ইনহাউস ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিতেও যাচ্ছিল, সবই করে ফেলেছিল ছিল। কিন্তু ওদের একটাই প্রবলেম, যেটা তুমি বললে না আগে, কি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট যেটা হচ্ছে, সেটার জন্য ওরা প্রাইস কম্পিটিটিভ হতে পারেনি উইথ ই-কমার্স কোম্পানি, কস্টটাকে ম্যানেজ করতে পারলো না। আর ওর কাছে কিন্তু মौका ছিল, মানে किशोर बियानी কাছে অনেক, मतलब इसके पास बहुत मौका था ना, कि वो चाहते तो पावर था, मनी था, एवरीथिंग था, बट वो अपने मॉडल को क्यों समय के साथ चेंज नहीं किया? करता तो आई थिंक बहुत अच्छा कुछ कर सकता था। হ্যালো, हाँ हेलो। হ্যাঁ, সবথেকে বড় একটা অ্যাট্রাকটিভ জিনিস লাগলো যেটা আমার, 999 একটা মেম্বারশিপ করেছিল, এটা হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটালটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, ওর বিজনেস আরো আপগ্রেড করার একটা প্রচন্ড একটা প্রবণতা ছিল যে ওর বিজনেসটাকে আরো আপগ্রেড করতে পারতো। বাট একটা প্রবলেম হয়ে গেল রে, একটা प्रॉब्लम হয়ে গেল। वेरी गुड सुमित, गुड पॉइंट, कि 999 का जो मेंबरशिप मॉडल था, इसमें कोई खराबी नहीं था, बट एक चीज तो देख कि 999 का पर मेंबरशिप मॉडल करंट डेट में एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये 2005, 6, 7 नहीं है, ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बिग बास्केट का एरा है। तो ये जो मेंबरशिप प्रोग्राम बिग बास्केट का भी है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न का भी है, उनका भी अपना अपना उनका ये मेंबरशिप प्लान है। तो इसके साथ बिग बाजार थोड़ा बात नहीं बना, और उसके साथ फ्लिपकार्ट, अमेज़न का तो कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब ब्रिक मॉर्टर का कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसका तो ब्रिक एंड मॉर्टर का कॉस्ट है। एक बार सोचो तो सही, ये हर सिटी में 30 तुम्हें बड़ा सा दुकान बनाना है, जिसका पर मंथ का खर्चा है। এই জন্য তো ফিফিডির মালিক ওনারটা যে সুইসাইড করে নিল। সেম कैफे कॉफी डे सेम केस, कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाया। प्रॉब्लम इज देयर कि अगर आप कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाओगे, कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाओगे, तो बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना करोड़ों का मालिक हो। हेलो, प्रिया कुछ कहना था? ओयो के साथ था क्या? सेम प्रॉब्लम ओयो के साथ भी हो रहा है। ओयो का प्रॉब्लम कुछ और भी है। ओयो का प्रॉब्लम कॉस्ट मैनेजमेंट से ज्यादा, मतलब ओयो का कॉस्ट मैनेजमेंट से ज्यादा प्रॉब्लम क्या जानते हो? ओयो का प्रॉब्लम है उसका जो नॉर्मल मैनेजमेंट है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ओयो का सही नहीं है। ओयो का मॉडल बहुत गजब का मॉडल है, उसका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। हेलो, हाँ बोल। রিসেন্ট মানে ফিউচার গ্রুপের, মানে আমি দেখো, এটা আমার ওপিনিয়ন বলছি, হতে পারে এটা ভুল হতে পারে, ঠিকও হতে পারে, ঠিক আছে। যেহেতু মানে একটা আমাদের জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের প্রতি একটা অ্যাট্রাকটিভ একটা মানে ব্র্যান্ড হয়ে গেছিল হচ্ছে ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি আর কলকাতা, মানে হচ্ছে ফেন্টাল কলকাতা, ঠিক আছে, ফেন্টাল মল। তো এই সেক্টরটা, হ্যাঁ ফেন্টাল, তো এই দুটো ব্র্যান্ডকে যদি অনলাইন সেক্টরে আনতো, বা ইজিডে বা বাকি যে ব্র্যান্ড গুলো রয়েছে সেগুলোকে অফলাইন নিয়ে আসতে পারতো, তাহলে মানে কিছুটা কস্ট কমে যেত, আর মানুষের মধ্যে ওই যে ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনের দিকে যে ক্রেজটা ছিল, সেই ক্রাউডটাকে ডাইভার্ট করে দিতে পারতো। পারতো, অনেক কিছুই পারতো, বাট হয়নি, করেনি। বেসিক্যালি ও একটু স্টিফি ছিল, ওই যে মায়োপিক বলছে না, মানে আমি যেটা জানি সেটাই ঠিক, ঠিক আছে, मुझे जो पता কি বলতো, পুরনো চিন্তাধারা মানে অনলাইনটা ঠিক করে কি গ্র্যাব করতে পারেনি। मुझे जो आता है वही सही है। ये कॉन्सेप्ट ना ज्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब एग्जैक्टली आपको जो पता है वो सही है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस के लिए सही है, बट इफ द टाइम डिमांड्स कि आपको समय के साथ ढलना भी है थोड़ा बहुत, तो चाहे वो मैं हूँ या आप हो, चेंज होना चाहिए, जरूरत के साथ तो चेंज होना चाहिए। যেটা রিলায়েন্স করছে, जो रिलायंस कर रहा है सीरियसली, मतलब मुकेश अंबानी एट द एज ऑफ 61, 62 वो भी अपने आप को समय के साथ अपना बच्चा लोगों के जैसा सोचने का कोशिश कर रहा है, और उसी मॉडल पे अपने आप को चला रहा है। दैट्स व्हाई ग्रोथ स्टेज दिख रहा है। ইভেন দাদা এখনো ভাবুন না, এখনো জিও মানি এখনো মার্কেটে নিয়ে আসেনি, জিও মার্ট নিয়ে আসেনি, এবার মানে কি যে করবে ঠিক নেই। এই এখন আমার তো মনে হচ্ছে রিলায়েন্স আবার 5000 যাবে শেয়ার প্রাইস। हाँ जाएगा। रिलायंस का एक कॉन्सेप्ट देखो, रिलायंस जब दुनिया सोच रहा है कि मेरा एक पेट्रोल पंप होता तो क्या गजब हो जाता, मतलब आम आदमी का सोच कैसा है कि भाई एक पेट्रोल पंप का मालिक है तो करोड़ों कमाता है, ठीक है, बट रिलायंस को पता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तभी तो टेस्ला मोटर, यू ऑल नो अबाउट टेस्ला जो
बोलो। বলছি রিলায়েন্সের একটা আমার জিনিস বা রিলায়েন্স মার্টের আমার একটা জিনিস সত্যি খুব ভালো লাগলো, একটা গজব কা ফোর্স ছিল রয়েছে এখনো, যে ফেসবুক খুললেই ওদের এত বুস্টিং করেছে ফেসবুকে। আর একটা ওই যে 30 টাকা কিলো পেঁয়াজ কেটে 9 টাকা, এইটা মানুষের মধ্যে একটা হিট করাচ্ছে। যে কোনো স্টেটেই যদি একটা আউটলেট খুলে দেয়, মানুষ ওর ওপরেই মানে পুরো একদম আরে ঝাঁপিয়ে এটা পড়ে। বিগ বাজার থেকেই মানে বিগ বাজার থেকেই এটা বলতে গেলে কপি মেরেছে ভাই। किया गया है। তবে বিগ বাজার কি এতটা কি আপডেট দাদা নিতে ঠিকঠাক পারে। তো? ঠিক বলেছি তো? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। ওরা ওরা কিছুই না, ওরা জাস্ট এই ফিউচারটাকে ভাবছে আর কিছুই না। एकदम सिंपल আর मतलब সবার কিছু মানে যারা বাইরে যা হচ্ছে সেটাকে জাস্ট ক্যাপচ করে ওরা নিজে মডিফিকেশন করে নিচ্ছে, আর কিছুই না। হ্যাঁ, প্লাস মানি আছে ওটাকে ইউজ করছে, ক্যাপিটালটাকে ইউজ Money- করছে, दे हैव ए मनी, उसको यूज भी और कर रहा plus- है ना। प्लस ये भी बोलिए कर सर। रहा है ना, 20 बिलियन का डील भी तो अमेजोन के साथ फाइनल कर रहा है ना। हाँ, हाँ, अगर अमेज़न होगा के तो साथ। कंपटीशन कम हो जाएगा ना। रिलायंस तो ये सोच करके कर रहा है कि अमेजोन विल नॉट, मेजर कंपटीशन तो आज की डेट में अमेजोन के साथ है। अमेज़न के साथ है, फ्लिपकार्ट के साथ भी है, लेकिन अमेज़न के साथ ज्यादा है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो कंपटीशन रिड्यूस कर दिया उसने। जिस तरह से बाकी चीजों में कंपटीशन रिड्यूस किया है, बेसिकली हाँ। अपने कॉम्पिटिटर को परचेज कर लो, यही उसका मेन अटेम्प्ट है। मतलब राज मैं अकेला करूंगा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट एकदम ओल्ड टाइप में जो किंग लोग होते थे ना, जैसे सम्राट अशोका, एकदम सम्राट अशोका मॉडल, जो चाणक्य नीति था, वन इंडिया, कि सारा का सारा स्टेट जितना है, जितना इंडिया का जो पूरा इंडिया था, अशोका ने क्या किया था। अशोका मॉडल और रिलायंस का मॉडल एकदम सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है। अशोका यहाँ पर था मगध में, देयर इज अ बिहार एरिया, आप देख सकते हो। नहीं अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, তো যদি एकदम সেইটা सेम বলো, যদি সেইটা বলো তাহলে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে তো ফেসবুক এর মতো কোম্পানি তো সেম প্রসেস লাগাচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ কেও কিনে নিয়েছে। हाँ एग्जैक्टली, जो लोग তাহলে এটা वो মোনোপলি मॉडल ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, देख মোনোপলি बाबा, ক্রিয়েট করে দিচ্ছে। एकदम एकदम मार्केट, এটা दिस इज বেসিক্যালি বিজনেস মডেল হচ্ছে কোকা কোলা। कोका कोला, वेरी एग्जैक्टली কোকা कोका কোলার এই कोला। বিজনেস মডেলটা না হচ্ছে দাদা, ডোমেস্টিক একটা প্লেয়ারকে জিনিস, সবচেয়ে অ্যাকিউজ। হ্যাঁ একটা জিনিস দাদা, আমি আরেকটা জিনিস দেখছি যে মানে সবকিছুতে একটা স্পেশালিস্ট থাকতে হচ্ছে, না হলে খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। মানে হ্যাঁ স্পেশাল পার্টিকুলার একটা স্পেশালিস্ট স্টক থাকবে। মানে আমরা যেমন আছি না, আপনাদের ক্ষেত্রে যেমন সিএ একটা স্পেশালিস্ট, ডাক্তার একটা স্পেশালিস্ট, ডাক্তারদের মধ্যে আবার একটা ভাগ আছে, কেউ অর্থোপেডিক, কেউ গাইনোকোলজিস্ট, কেউ এরকমই স্পেশালিস্ট না হলে খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটা আমি দেখছি যে মানে কিছু বছর ধরে তো দেখছি, আপনার কাছ থেকেই শেখা, বাট ওদের রুলস গুলোকে আমি ফলো করার চেষ্টা করছি, ওরা এক একটা প্ল্যাটফর্ম ধরে সেটাতেই এগিয়ে চলছে। হ্যাঁ সেটা স্পেশালিস্ট তো হতেই হবে তোকে। তুই যদি अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो फिर आप तुम किसी भी मैटर पे अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। एक्सपर्टाइज होता है একটা পার্টিকুলার, एक्सपर्टाइज तो एक पर्टिकुलर मैटर है, आपको रखना ही पड़ेगा। एक्सपर्टाइज इज ऑब्वियसली देयर, ये तो जरूरी है। चलिए आई थिंक आज का जो क्लास था, मुझे लगता है ये बहुत कुछ मतलब लर्निंग था इससे, तो जो भी हो थैंक यू। প্র্যাকটিক্যালের থেকে দাদা নলেজ লেভেলটা খুব প্রয়োজন মার্কেটে। প্র্যাকটিক্যাল লেভেল অনেক সময় কাজ করে না, যেমন ভোটের ক্ষেত্রে কাজ করে না, যখন সিট চেঞ্জ হয় তখন কাজ করে না, প্যান্ডামিকের ক্ষেত্রে ক্যান্ডেলস্টিকও কোনো কাজ করছে না, টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন কিছুই কাজ করছে না। कैंडलस्टिक टेक्निकल हमेशा काम कभी नहीं करता है, मतलब कभी कभी करेगा, नॉर्मल सिनेरियो में काम करेगा, बट হ্যাঁ যেমন ধরুন ভোটের सेंटिमेंट রেজাল্ট বেরোচ্ছে, হ্যাঁ সেন্টিমেন্টটা বুঝতে হবে। समझने के लिए तुम्हें नॉलेज चाहिए बहुत, तुम्हें হ্যাঁ, मार्केट এইটা को। এটা ঠিক বলেছো। আমি একদিন একটা মানে যে কোনো স্টক পার্টিকুলার স্টকের উপর দেখছিলাম বা সেন্সেক্স নিফটি, হট করে কোথাও দেখছি যে একটা মরুবাবু ক্রিয়েট হয়ে গেছে। আর বেসিক্যালি মরুবাবু মানেই তো এইটা ইন্ডিকেট করে যে নয় পজিটিভ একটা বুলিশ মুডে থাকবে, নয় বিয়ারিশ মুডে থাকবে। তারপরে দিকে হঠাৎ একটা স্পিনিং টপ হয়ে গেল। এটা কি ধরনের মানে বেসিক্যালি আমরা কোনো চার্ট ক্যান্ডেল স্টিক ফলো করতে করতে দেখি মরুবাবুর পরেই একটা নয় একটা एडवर्स मूवमेंट में चार्ट काम नहीं करता रे बाबा। चार्ट काम तब करेगा जब एकदम सब कुछ स्मूथ रहे। एडवर्स मूवमेंट में आपका डेप्थ ऑफ मार्केट ही काम करेगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ मार्केट नॉलेज मतलब जिसका फाइनेंस का, बिजनेस का, इकोनॉमी का नॉलेज जितना रहेगा, एडवर्स मूवमेंट में वो मार्केट में वही सर्वाइव कर पाएगा। एकदम जस्ट लाइक स्विमिंग, जिसको स्विमिंग आता है वो कितना भी गहरा पानी हो थोड़ा बहुत तैर जरूर सकता है, लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आप कितना भी छोटा सा पानी में भी डूब जाओगे ना। एकदम सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट में आप चल सकते हो। चाहे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट, स्विमिंग का कॉन्सेप्ट, सबसे मेन चीज इकोनॉमी, बिजनेस, फाइनेंस, कॉस्ट, ये सब मैटर पे अपने आप को डेवलप करो। सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट को अंडरस्टैंड करना सबके लिए बहुत आसान रहेगा। आप लोग सही ट्रैक में हो,
बहुत अच्छा होगा सबके लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट दिन फिर से चालू करेंगे बाकी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पार्ट है, फिर से कुछ नया केस स्टडीज के साथ, कोई कंपनी का लर्निंग लिसनिंग लेके पॉजिटिव वे में फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके ओके, अच्छा गुड नाइट। देव आपको आवाज आ रहा है? देव आज न्यू ज्वाइन था, देव से मेरा कुछ पूछा नहीं गया। देव आपको आवाज आ रहा है? आप हो क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, कुछ पूछना चाहते हो देव तो पूछ सकते हो। नहीं, अभी तो मेरे पूछने का कुछ ठीक है, लेवल कोई ही बात नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात। ओके ठीक है, चलो बाय फिर सबको। बाय। गुड नाइट दादा। राखी दादा, गुड नाइट। ओके बाय। गुड गुड नाइट। नाइट गुड नाइट। बाय। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।